स्थानेंतरतमा महाभाष्य। आगे जो प्रसंग चल रहा है वो रिवर्ण को लेकर के है। रिवर्ण से गुण वृद्धि प्रसंगे सर्व प्रसंगो विशेषात। रिवर्ण को जब गुण वृद्धि होते हैं तो सर्व प्रसंग का अर्थ है सर्वे गुण वृद्धि संज्ञा प्राप्नुवन्ति। जितने भी गुण वृद्धि संज्ञक हैं सारे वर्ण प्राप्त होते हैं। आ, आई और री के स्थान में अ, ए, ओ तीनों वर्ण प्राप्त होते हैं अविशेषात। किं कारणम नहीं कश्चित विशेष उपादीयते एवं जाति को गुण वृद्धि संज्ञा रिवर्ण स्थाने भवति। अनुपादीय माने विशेष सर्व प्रसंग, मानी ऐसा कोई वर्ण हमारे पास नहीं है जो री के स्थान में जो प्राप्त हो रहे हैं उनमें सदृशतम हो, री के सदृशतम हो। अभी उर्ण रपरा वाली बात नहीं है सामने। नैवा रिवर्ण स्थाने रपर प्रसंगाद अवर्ण से आंतर्यम। नैवा इस दोषा किं कारणम रिवर्ण स्थाने रपर प्रसंगात री स्थाने अण प्रसज्यमान एव रपरो भवति इति उच्यते। तत्र रिवर्ण से आंतरितो रेफ वतो रेफ वाहन आकार एव अंतरतमो भवति। रिवर्ण के स्थान में रपर प्रसंग होने से री के स्थान में अण प्रसज्यमान ही रपर हो जाता है। ये अर्थ है सूत्र का, होता होता ही रपर हो जाता है। प्रसज्यमान एव रपरो भवति, प्राप्ति अवस्था में ही रपर हो जाता है। प्रसज्यमान का अर्थ होता है प्राप्ति अवस्था में ही रपर हो जाता है। तत्र रिवर्ण से आंतरितो रेफ अतो रेफान आकार एव अंतरतम भवति। तो रिवर्ण को आंतर्य से रेफ वान रिवर्ण है ना, रेफ वान रिवर्ण है तो रेफ वान आकार एवं अंतरतम भवति। रेफ वान आकार अंतरतम हो जाता है, मानी अर बनने से फिर वो उसके स्थान में री रेफ वान है। ये रेफ वतो शब्द रिवर्ण की तरफ संकेत है। रिवर्ण से आंतरितो समानाधिकरण है। रिवर्ण से रेफ वतो आंतर्यता रेफ वान आकार ऐसा बता दिया। जैसे री के स्थान में अ, ए, ओ तीन प्राप्त हुए ना गुण, तो प्राप्ति अवस्था में ही अ जो है वो रपर हो गया, क्योंकि उर्ण रपरा री के स्थान में अण मानी अ, ई, उ तीन अक्षर। तो इन तीन अक्षरों में जो भी आता है अ आ गया तो अ रपर हो गया, ए, ओ छूट गए। अर्थात री के स्थान में अर, ए, ओ गुण होते हैं। फिर उन तीनों में से स्थानांतरतमा लगेगा। री के स्थान में तीन गुण प्राप्त हुए, माने प्राप्ति अवस्था में ही री रपर हो गया तो अर हो गया ना। तो एक ये निकला सार कि री के स्थान में अर, ए, ओ ये तीन गुण प्राप्त हुए, फिर स्थानांतरतमा सूत्र लग जाएगा, ऐसा बता रहे। प्राप्ति अवस्था में ही अण रपर हो जाता है, ये मूल बात है। उर्ण रपरा इत्यनेन गुण वृद्धि शास्त्र से एक वाक्यतायाम, जब ये एक वाक्यता को प्राप्त हो जाता है ना ये सूत्र उर्ण रपरा, तो उसका अर्थ ये हो गया कि री के स्थान में एक वाक्यता। ऐसे नहीं कि वो जो पीछे चर्चा हुई है ना स्थानांतरतमा के बारे में हमने कि ये प्रतिपादक है क्या, दूसरे से करने के बाद फिर ये सूत्र स्थानांतरतमा लगता है। सिद्धांत ये बताया कि नहीं, दूसरे के करने के बाद नहीं लगता, उसी के साथ एक वाक्यता को प्राप्त होकर अभेद होकर के उस सूत्र विधि सूत्र के साथ अभिन्नता को प्राप्त होकर के और फिर ये अंतरतम भवति, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो ये उर्ण रपरा भी उसके साथ अभिन्न होकर के एक वाक्यता को प्राप्त होकर के और फिर पहले उर्ण रपरा एक वाक्यता, मतलब वो वाक्य पूरा जो स्ट्रक्चर ये बनेगा, त्रिवर्ण स्थाने प्रसज्यमान अण रपर भूत्वा ये वर्णा
गुण संज्ञकः संपन्न प्राप्तः तत्र अंतरतमो भवति, तत्र तेषु प्राप्तेषु अंतरतम आदेशो भवति। वो भी प्राप्ति अवस्था में अंतरतम बस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, मानी पहले उरण रपरा रपर कर देता है और उसके बाद अंतरतमा उनमें से एक छांट लेता है। समान काल में यदि स्थानांतरतमा देखे ना उरण रपरा और इसको, तब तो नहीं बनेगी व्यवस्था, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। उरण रपरा पहले रपर कर देगा और तुरंत उसके बाद स्थानांतरतमा आंतर्य ये बता देगा कि इनमें से तीनों में से छांट लो। गुण वृद्धि आर और आर होते हैं, ये इसका कहने का जो अभिप्राय है, तात्पर्य वो ये है कि गुण वृद्धि जो है अर या आर होते हैं। सर्वादेश प्रसंगस्तु अनेकालत्वात्। अब एक और समस्या उठा दी कि जब अर आर होते हैं तो री के स्थान में अनेकाल से सर्वस्व लगेगा। अनेकाल आदेश सर्वादेशस्तु गुण वृद्धि संज्ञा रिवर्ण से प्राप्त होती इन कारणम। जहाँ रिवर्ण का प्रसंग आएगा तो वह अनेकालत्वात् अनेकाल से सर्वस्व से रिवर्ण के स्थान में अर आर जब किए जाएंगे तो अलंत्यस्य को बाध कर, अलंत्यस्य परिभाषा को बाध कर और ये लग जाएगी अनेकाल से सर्वस्व। तो कहते हैं नैवा अनेकालत्वस्य तदाश्रयत्वाद् विवरणादेशस्य अभिघाता। नैवा इस दोषा किं कारणम अनेकालत्वस्य तदाश्रयत्वाद्। अनेकालता तो री के स्थान में, जब री के स्थान में जब उसको बता रहे हैं ना, तदायम अनेकाल, अनेकालत्वस्य तदाश्रयत्वात्, तदाश्रयत्वात् माने ऋकाराश्रयत्वात्, तदाश्रयत्वात् ऋकाराश्रयत्वात् रिवर्णादेशस्य विघातो न भविष्यति। अंगस्य षष्ठी है ना, पूर्व में अंत्यम इकम उपसंग्रहीते। दो कर्म हो रहे हैं इस वाक्य में, प्रदीप के इस वाक्य में दो कर्म हो रहे हैं, एक अभीत कर्म है, एक अनभीत कर्म है। उपसंग्रहीते क्रिया है। इसको कर्तृवाच्य में बदलें तो इस तरह से बनेगा वाक्य, अंगस्थिति षष्ठीम पूर्वमेव अंत्यमिकम उपसंहरति। अंगस्थिति षष्ठीम पूर्वमेव अंत्यमिकम उपसंहरति। प्रयोक्ता अंगस्थित षष्ठी को पूर्वमेव अंत्यमिकम, ये उपसंग्रहीत क्रिया कर्ता कौन लेओगे? अंत्यमिकम अनभिहित कर्म है और षष्ठी अभिहित कर्म है। अंगस्थित षष्ठी को पहले अंत इक में उपसंग्रहित, अंत्यमिकम उपसंग्रहीयते, अंत्यमिकम उपसंहरति। आचार्य भी ले सकते हैं, अंगस्थिति षष्ठीम पूर्वमेव अंत्यमिकम उपसंहरति आचार्य। आचार्येण अंगस्थिति षष्ठीम पूर्वमेव अंत्यमिकम उपसंगृह्यते आचार्येण। द्विकर्मक धातु है। ततस्थ रिवर्ण स्थानित्व विज्ञाते। रिवर्ण का जब स्थानित्व विज्ञात होगा तो रफरत्व होगा और आनुपूर्वी से सिद्ध हो जाएगा। तो अलवंत्य से पूर्व प्रवृत्तम अलवंत्य स्थिति उपसंहारम, पूर्व प्रवृत्ति मानी रिवर्ण उपजीव्य बन रहा है। रिवर्ण जो है उपजीव्य बन रहा है, तो वो अनेकाल से सर्वसूत्र न बाधते। प्रदीप की इस पंक्ति में अलवंत्य स्थिति उपसंहारम न बाधते, अनेकाल से सर्वस्य इति सूत्रम न बाधते। बाधते क्रिया का कर्ता
अनेकालसित सर्वस्य ये सूत्र बनेगा। रिवर्ण स्थानिकत्व ना हो तो वो रपर ही नहीं हो सकता है ना। रि स्थान्याण प्रसज्यमान रपरो भवति, ये कह रहे हैं रिवर्ण का स्थानित्व यदि ना बनाए तो वो बनेगा ही नहीं। अंगसिति षष्ठी पूर्वम एव, पहले रिवर्ण स्थानिकत्व बनाता है, फिर जो है वो सूत्र लगता है उर्ण रपरा। तो इसलिए कह दिया रिवर्ण स्थाने विज्ञाते रपरत्व मानुपूर्व सिद्धत्वात् पूर्व प्रवृत्तम, माने पूर्व प्रवृत्तम उपजीव्यम च, ये भी है पूर्व प्रवृत्त हुआ और उपजीव्य जो है रपर का रपरत्व का उपजीव्य का वो नहीं करते ना, नाश नहीं करते हैं। जिसका सहारा लेकर के वो आगे बढ़ रहा है उसका नाश नहीं करते। री के स्थान में जब ये होता है अनेकाल, यदायम उ स्थाने तदायम अनेकाल, अनेकाल तदाश्रयत्वात् ऋकाराश्रयत्वात् रिवर्णादेशस्य विघातो न भविष्यति। रिवर्णादेश, इसका क्या अर्थ समझ रहे हैं? रिवर्णादेशस्य अभिघात, रिवर्णादेश, रिवर्णादेश का विघात नहीं होगा। रिवर्णादेश का विघात नहीं होगा। रिवर्णादेश का विघात नहीं होगा, मीमांसक जी ने अर्थ किया है। गुरुजी ये जो अलवंत्यस्य इति उपसंहारम न बाधते इत्यर्थ, बाधते क्रिया का ये अलवंत्यस्य कर्म है ना गुरुजी? जी, अनेकाल से सर्वस्य अलवंत्यस्य को नहीं बाधता। क्यों नहीं बाधता? क्योंकि अंगस्य जो षष्ठी है पहले अंत इक के विषय में उपसंग्रहित होती है। इगंत अंग को गुणवृद्धि होते हैं। अंगस इति षष्ठी, अंगस से जो अनुवर्तमान षष्ठी है ना, वो पहले ही अंत इक के विषय में उपसंग्रहित होती है। अंत्यमिकम उपसंग्रियते, अंत इक के विषय में उपसंग्रहित की जाती है। इगंत अंग को गुणवृद्धि होते हैं, ये अर्थ होता है। तो रिवर्ण के स्थानित्व का विज्ञात आनुपूर्वी सिद्ध होगा और अलंत्यस्य के उपसंहार को अनेकाल सिद्ध सर्वस्य नहीं बाधता है। रिवर्णादेशस्य विघातो न भविष्यति। अनेकाल होने से नैष दोषा किं कारणम, ये दोष नहीं है। क्यों? अनेकाल तदाश्रयत्वात्, अनेकाल के तदाश्रय होने से। रिवर्ण के स्थान में विधीयमान गुण वृद्धि संजयकारार सर्वादेश रिवर्णांत के स्थान में प्राप्त होते हैं। सर्वादेश प्रसंगस्तु अनेकालत्वात्। तो कह रहे हैं नैवाइश दोष, ये दोष नहीं है। अनेकाल्त्व तदाश्रयत्वात्, अनेकाल्त्व जो है वो रिवर्णाश्रित होने से रिवर्णादेश का विघात नहीं होगा। जब अण री के स्थान में होता है तब ये अरार अनेकाल होता है। तो अनेकाल के रिवर्णादेश रिवर्णाश्रित होने से रिवर्णादेश का विघात नहीं होगा। शाब्दिक अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। रिवर्णादेश का विघात नहीं होगा। जो रिवर्णादेश है मानी वो जो कर्त्री है, कहना तो ये चाह रहे हैं क्री पूरे के स्थान में अर नहीं होता। रिवर्णादेश से विघातो न भविष्यति। क्री आगे त्रिच है, जैसे
तो क्री को जब गुण कर रहे हैं तो क्री री के स्थान में ही अर आकर के बैठता है, कर के स्थान में क्री के स्थान में कर नहीं होता, कहना तो ये चाह रहे। क्री के स्थान में अर, क्री के स्थान में अर नहीं होता, कहना तो ये चाह रहे। रिवर्णादेशस्य विघातो न भविष्यति। समुदाय अवयवानां नान्तरिकत्वे तेषु षष्ठ्यर्थ अन्वय अभावात् स्थानित्वम् अप्रसक्तमेवेति निर्दिश्यमान अलोन्त्य विधिउत्तरमेव रपर विधिना भवितव्यमिति उपजीव्यवाद असंभवः। विवर्णस्य तदाश्रयत्वात्। समुदाय में अवयवों के नान्तरिक होने पर भी, समुदाय में अवयव तो रहते ही अवश्यम भाव रूप से, षष्ठ्यर्थ अन्वय अभावात्, षष्ठ्यर्थ का अन्वय नहीं होगा। तो ये अर्थ जी अलोन्त्य से जब उपसंहृत होता है तब ही रिवर्ण के स्थान पर और आर की प्राप्ति होती है, उससे पहले और आर की प्राप्ति नहीं है। अर्थात अभी अलोन्त्य से उपसंहृत हो चुका है और तब और आर की प्राप्ति होकर के अनेकाल्त्व बना है, और वही अनेकाल्त्व बनने के बाद जो रिवर्ण के स्थान पर हुआ और आर को फिर नहीं बांधता है। वो तो सही हो गया जी, उसमें दिक्कत नहीं। रिवर्णादेश से जो शब्द है, हाँ, रिवर्ण के स्थान पर जो आदेश हो चुका था उसका और बाधा नहीं करेगा। ऐसे रिवर्णादेश से रिवर्ण के स्थान पर आदेश जो हुआ है अर, और उस रिवर्ण को बात करके फिर अंग पूरे अंग तक नहीं ले जाएगा। ऐसे रिवर्णादेश का विघात नहीं होगा। जी, रिवर्ण के स्थान पर जो आदेश होता है उसका विघात नहीं होगा, अर्थात पूरे अंग को आदेश नहीं होगा। रिवर्ण का जो आदेश, रिवर्ण आदेश, रिवर्ण के स्थान में जो आदेश, रिवर्ण के स्थान पर ही तो और आर होता है, अंग के स्थान पर और आर नहीं होता। रिवर्ण के स्थान पर जो और आर हुआ और अनिकाल्त बना है, बाद में बना है, वही जो पहले जिसके स्थान पर हुआ है वो कैसे बात देगा बाद में, उसी के स्थान पर तो हुआ है। इसी को ये कह रहे रिवर्णादेश, रिवर्ण के स्थान पर जो आदेश हुआ है उसका विघात फिर अनेकाल सिद्ध सर्वस्व और नहीं करेगा, क्योंकि वो तो हो चुका है वहां पर। रिवर्णादेश जो अर आर है वो विघातो न भविष्यति। रिवर्णादेश से विघातो न भविष्यति। रिवर्णादेश को हटाकर, रिवर्ण के स्थान में आदेश जो अर आर है उस रिवर्णादेश को हटाकर यदि पूरे क्री के स्थान में हो जाए तो उस रिवर्णादेश का विघात माना जाए, तो रिवर्णादेश का विघात नहीं होगा। रिवर्णादेश जो रिवर्ण के स्थान में आदेश जो अर आर है वो अर आर हो चुका है, इसलिए वो पूरे क्री के स्थान में अनेकाल सिद्ध सर्वस्व यदि होने लगे तो इसका विघात हो जाएगा, अलोन्त्यस्य का विघात हो जाएगा। रिवर्णादेशस्य अलोन्त्यस्य अनेकाल सिद्ध सर्वस्व इत्यनेन विघातो न भविष्यति, ऐसा कुछ अर्थ निकल रहा है। रिवर्णादेशस्य अलोन्त्यस्य अनेकाल सिद्ध सर्वस्व इत्यनेन विघातो न भविष्यति। तो ये इतना और जोड़ लें, अनेकाल सिद्ध सर्वस्व के द्वारा रिवर्णादेश, रिवर्ण के स्थान में जो आदेश होता है उसका, रिवर्ण के स्थान में जो आदेश होता है अलोन्त्यस्य के नियम से, उस अलोन्त्यस्य का अनेकाल सिद्ध सर्वस्व के द्वारा विघात नहीं होगा। रिवर्ण के स्थान में आदेश होता है अलोन्त्यस्य के नियम से, रिवर्णादेश अलोन्त्यस्य।
जो अलोन्त्य से होता है उसका अनेकाल से सर्वस्य के द्वारा विघात नहीं होगा। समास क्या करेंगे गुरुजी इसमें? रिवर्ण स्थाने या आदेश तस्य, रिवर्ण तो कर्मधारय है, रिवर्ण के स्थान में जो आदेश है, रिवर्ण के स्थान में जो आदेश है अलोन्त्यस्य इत्यनेन तस्य अनेकाल सर्वस्य इत्यनेन बाधो न भविष्यति। रिवर्णस्य स्थाने आदेश येन, नहीं, रिवर्ण स्थाने या आदेश अलोन्त्यस्य इत्यनेन। समास कौन सा हुआ? रिवर्णस्य आदेश रिवर्णादेश। अच्छा, षष्ठी समास। फिर अलोन्त्य से पर कैसे ऊपर से अध्ययन करेंगे कि रिवर्णस्य आदेशस्तु अलोन्त्यस्य इत्यनेन ही भवति। तो रिवर्णस्य आदेश रिवर्णादेश तस्य रिवर्णस्य स्थाने या आदेश अलोन्त्यस्य इत्यनेन यह आदेशो भवति तस्य अनेकाल से सर्वस्य इत्यनेन विघातो न भविष्यति। या बहुरी जैसे करे, रिवर्णस्य स्थाने आदेशः येन तद अलोन्त्यस्य, वैसा नहीं हो पाएगा। अच्छा, ऐसा रिवर्ण के स्थान में आदेश है जिसके द्वारा नहीं, ऐसे नहीं होगा। रिवर्ण से स्थाने या आदेशा और ऊपर से अध्याय करो अलोन्त्य सित्यनेन, यह आदेशा रिवर्ण आदेश से बहुब्री, रिवर्ण समानाधिकरण बहुब्री होता है और कहीं विशेष प्रसंग में अधिकरण होता है। रिवर्ण के स्थान में आदेश है जिसका किसका, रिवर्ण के स्थान में रिवर्ण से, ये अच्छा है, रिवर्ण स्थाने यह आदेश अलोन्त्य सित्यनेन, ये अध्याय कर लो, अलोन्त्य सित्यनेन तस्य अनेकाल से सर्वस्य इत्यनेन विघातो न भविष्यति। अनेकाल से सर्वस्य इत्यनेन विघातो न भविष्यति। इतरेतर आश्रय तो नहीं कह रहे हाँ जी, कि रिवर्ण के स्थान पे जब आदेश होगा हाँ, तभी तो वह रपर होगा, और हाँ। जब रपर होगा तो फिर उसकी रिवर्णता खत्म हो जाएगी, क्योंकि रिवर्ण के स्थान पे आदेश होगा नहीं, वो अनेकालसित होने लग जाएगा। तो इतरेतर आश्रय कह सकते हैं? नहीं, वो सही है ना। ये रिवर्ण के स्थान में जो आदेश है अलोन्त्यस्य के द्वारा, अलोन्त्यस्य के द्वारा ही तो है। पहले जब अलोन्त्यस्य सूत्र जो अंगस्य षष्ठी है जो सूत्र में जा रही है ना, सार धातु का अर्ध धातु में अलोन्त्यस्य परिभाषा भी पहुंच गई। तो पूर्व प्रवृत्त जो अलोन्त्य है उसका, उसके उपसंहार को अनेकाल से सर्वस्य नहीं बाधता है। तो ये नीचे नागेश ने लिखा भी है ऐसा, बाधते इत्यत्र अनेकाल से सर्वस्यति एवं कर्तृपदम, सूत्रम कर्तृपदम। बाधते क्रिया का कर्ता अनेकाल से सर्वस्य है, अनेकाल सिद्ध सर्वस्य जो है वो नहीं बाधता है। तो उसी को यहाँ पर इस पंक्ति में कहा है, रिवर्णादेश से रिवर्ण स्थाने या आदेश अलोन्त्य सित्यनेन तस्य अनेकाल से सर्वस्य इत्यनेन विघातो न भविष्यति। अनेकाल से सर्वस्य के द्वारा अलोन्त्यस का विघात नहीं होगा। ठीक है ना। अब आगे जो है, निर्वृत्त से अणो रपरत विधाने पे न दोषा। निष्पन्न अर्थात पहले री के स्थान में हम अ ए ओ करते हैं और बाद में रपर होता है, इस पक्ष में भी समाधान दे रहे हैं। अगला अनुच्छेद की भूमिका प्रदीप ने बनाई। गुरुजी जी, ये जो पहले दोष दिया था सर्वादेश प्रसंगस्तु अनेकाल्त्वात्, हाँ, उसमें जो वाक्य है उसका कैसे अन्वय करेंगे? सर्वादेशस्तु गुण वृद्धि संज्ञा का रिवर्ण कहाँ से पर 422 जी नहीं 23 पर ही वाम पक्ष में जो पहला दोष वार्तिक है। नहीं वाह, ये नहीं, इससे पहला
इससे पहले का सर्वादेश- नवारिवर्ण स्थान है ये नहीं, इससे पहला आक्षेप जो है वो सर्वादेश प्रसंग। जी, इसका जो ये वाक्य है रिवर्णस्य प्राप्नोति, हाँ, सर्वादेशस्तु गुण वृद्धि संज्ञा रिवर्ण से प्राप्नोति किं कारणम, रिवर्ण के स्थान में हुआ जो गुण वृद्धि संज्ञक है वह सर्वादेश प्राप्त होता है। रिवर्ण स्थाने गुण वृद्धि संज्ञा अर आरौ सर्वादेशस्तु प्राप्नोति संपूर्ण से अंगस्य स्थाने प्राप्नोति। एक बार तो री के स्थान में अर कर दिया और फिर लौट करके पूरे क्री के स्थान में पाएगा, ऐसा कह रहे हैं। फिर उसी का समाधान दिया आगे कि एक बार अलोन्त्य से हो गया, पहले ही प्रवृत्त हुआ वो जो वाक्या परिसमाप्ति दिखाते हैं ना वहां पर नाथ झलो आदि सूत्रों में, अनुदित सवर्ण सूत्र में जो वाक्या परिसमाप्ति दिखाते हैं, तो जैसे स्वस्मिन क्रिया विरोधात एक वहां पर एक सिद्धांत स्थिर किया है ना कि वर्णानामुपदेशस्तावद उपदेशोत्तर कालम संजयोत्तर काला प्रत्याहारोत्तर कालम सवर्ण उत्तर काला सवर्ण संज्ञा सवर्ण संज्ञोत्तर कालम ग्राहक सूत्रम। तो बीच में वो जाकर के उसका उपजीव्य है ना, वो अनुदित सवर्णश्चा प्रत्यय का उपजीव्य है पहले वाले वाक्य, तो उपजीव्य में जाकर के वो कार्य नहीं करता। नाथ झलो सूत्र में अनुदित सवर्णश्चा प्रत्यय सूत्र नहीं लगता है नाथ झलो में, बिल्कुल वैसी बात यहाँ है कि जैसे रिवर्ण के स्थान में अर हुआ और ये कह रहे थे अर होने के बाद फिर क्री के स्थान में पाएगा, तो री को उपजीव्य बना करके अर हुआ है फिर वो पूरे क्री को पाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस पंक्ति का आप शब्दार्थ जो पूछ रहे थे वो ये होगा, रिवर्ण स्थाने गुण वृद्धि संज्ञा यह अस्ति अर वा आर वा स सर्वादेश प्राप्नोति, वो सर्वादेश प्राप्त होता है संपूर्णस्यापि अंगस्य। रिवर्ण के स्थान में हुआ जो अर आर है वो संपूर्ण अंग को प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? बोले वो अनेकाल हो गए, अनेकाल से सर्वस्व। तो इसी का उत्तर दिया है नवाइश दोषा अनेकाल तदाश्रयत्वात्। जब री के स्थान में यदायम री स्थाने तदायम अनेकाल, री के स्थान में होता है तब अनेकाल होता है। तो री के स्थान में जब हो चुका तो वो सर्वादेश कैसे हो जाएगा? एक बार हो लिया अलोन्त्य से तो कार्य कर चुका, तो अलोन्त्य को अनेकाल से सर्व समान काल में बांधते हैं। अलोन्त्य और अनेकाल से सर्वस्व परिभाषाएं जब इकट्ठी आए, समान काल में दोनों की प्राप्ति हो, तो अनेकाल से सर्व से अलोन्त्य को बांधता है। ऐसे नहीं बांधता कि अलोन्त्य से पहले कार्य कर चुका और फिर अनेकाल से सर्व से आकर के और फिर उसको सर्वादेश करने लगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक समाधान हो गया। अब कहते हैं अथवा निर्वृत्त से अणुर अपरत्व विधान, ये तो दिखाया था अण प्रसज्यमान एवं अपरो भवति, इस पक्ष में समाधान। और अब आगे दिखा रहे हैं कि री के स्थान में अ ए ओ ये तीन अक्षर बैठते हैं आकर के, अर नहीं, अ ए ओ री के स्थान में तीनों आए, उसके बाद भी समाधान दे रहे हैं। एकस्य अंतरतम प्रकृति नास्ति, एक की अंतरतम प्रकृति नहीं है। किसकी अंतरतम प्रकृति? गुण की अंतरतम प्रकृति नहीं, अपरस्य अंतरतम आदेशो नास्ति, और दूसरे की अंतरतम आदेश नहीं है, प्रकृति के अंतरतम आदेश नहीं है। अ ए ओ एतदेव अनयोर आंतर्यम, प्रकृति और आदेश का यही आंतर्य है, यही आंतर्य है। आंतर्य माने यही इन दोनों का सादृश्य है जी। हाँ, दोनों का सादृश्य, दोनों की सदृशता न होना ही इन दोनों में सादृश्य है। ये दोनों सदृश नहीं है,
इस अर्थ में, माने ये भी इसका भी सदृश नहीं है, प्रकृति का भी सदृश नहीं है आदेश, और आदेश का भी सदृश नहीं है प्रकृति। आदेश की सदृश प्रकृति नहीं, प्रकृति का सदृश आदेश नहीं, इन दोनों में ये समानता है, आंतर्य है, दोनों में ये समानता है। दोनों में ये समानता कैसे? प्रकृति का सदृश आदेश नहीं है, आदेश का सदृश प्रकृति नहीं है, दोनों में समानता है। तो ये इनका आंतर्य है, और आंतर्य होने से क्या होगा? स्थानकृत अंतरतम। ये क्या होगा इससे? आंतर्य होने से एतदेव अनयोर आंतर्यम, एतदेव अनयोर एतयोर आंतर्यम, यही इनका आंतर्य है। रूढ़िवाद मात्र है ये। शिवराम सरस्वती ने तो इसको कहा कि ऐसी जबरदस्ती कर रहे हैं, रूढ़िवाद मात्र बता दिया। यक्षानुरूप बलि न्याय प्रोढ़िवाद मात्रम, यक्षानुरूप बलि न्याय से उत्तर है। यक्ष के अनुरूप बलि एक न्याय होता है, यक्षानुरूप बलि न्याय है। जैसा यक्ष है वैसी बलि दे दो। यक्षानुरूप, यक्ष के अनुरूप बलि। प्रोढ़ी मात्रम एतत्, प्रोढ़ी मात्रम एतत् कह रहे हैं कैसे? कहते हैं देखो, आभ्यंतर विवृत प्रयत्न साम्यन ऋकार से अद आतोरेव आंतरतमयो सत्वेन तयोस्तेन आंतर्य अभाव कथनस्य अनुचित्यात् सर्वेषाम् अचाम विवृता एव आभ्यंतरा इति अपाणनीय मतावलंबनेन वा गुणविदो मात्रिका श्रीवर्णस्य मात्रिको अकारो द्विमात्रिकस्तु द्विमात्रिका एं गुणा इति आंतर्य सत्वादनांतर्यं न संभवति इति वृद्धि विधि परतया कथनचिद योजनीयम। जैसे तैसे ये उत्तर बहुत वो नहीं है, पावरफुल नहीं है जो दिया है ना भाष्यकार ने यहाँ। एतदेव अनयोर एतयोर आंतर्यम ऐसे कह दिया। प्रदीप क्या कह रहा है? निवृत्त से अणो रपरत विधाने पे न दोषा अनांतर्यमेव नई स्थानार्थ गुण प्रमाण कृतम एवं आंतर्यम परिभाषितम रूपांतरिणा भी सादृश्य संभवात परिहारात चेति भावा। प्रदीप तो अपना भाष्यकार के समर्थन में थोड़ा हेतु तर्क दे रहा है कि केवल स्थानार्थ, स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाणकृत आंतर्य ही कोई परिभाषित नहीं है। कोई भगवान के घर से बता दिया हो कि ये चार ही प्रकार का आंतर्य होता है, स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाणकृत आंतर्यम परिभाषितम इति न रूपांतरिणा भी सादृश्य संभवात परिहारात से। रूपांतर से भी सादृश्य संभव हो सकता है, परिहार दिया जा सकता है, हैं? ये दिखाया ना भाष्यकार ने, रूपांतरित तो है ये। स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाणकृत आंतर्य परिभाषितम रूपांतरिणा भी सादृश्य संभवात परिग्रहाच। परिग्रहात चेति, परिग्रह मानी इस पर आगे से लिखा है पाद दंत इत्यादो स्थान्यादेश भाव मते वर्ण साम्य कृतस्थिति भाव सदृश संबंधी अभावत्वम उभयो साधारण धर्म रूपम सादृश्यमिति तात्पर्य। पाद दंत इत्यादो जैसे कि वो सूत्र है ना, पद्दन्नो मास ऋन्निसन यूसन दोसन यज्ञ छकन उदन नास छस प्रवृत्ति सूत्र है ना। तो कह रहे हैं पाद दंत इत्यादि में वहां पर जैसे आदेश पढ़े हैं और अनुरूप स्थानीय का हम वो कर लेते हैं। पाद दंत इत्यादि में स्थानीय आदेश भाव मते, स्थानीय आदेश भाव मत में कि ये
आदेश हो रहे हैं, वर्ण साम्यकृत कुछ अध्यार करते हैं हम, पद के साथ में पाद का और दत्त के स्थान, दत्त का प्रकृति है दंत, ऐसे वर्ण साम्यकृत आंतर्य भी ले लेते हैं पदन्नुमा सूत्र में लिया है ना। और इस पर फिर आगे लिखा तात्पर्य, सदृश संबंधी अभावत्वम उभयो साधारण धर्म रूपम सादृश्यम। दोनों का साधारण धर्म रूप सादृश्य क्या है? कहते हैं सदृश संबंधी अभाववत्वम, सदृश संबंधी की अभाववत्ता, ये दोनों का सादृश्य है। कोई सदृश संबंधी मिल नहीं रहा दोनों का, अ का सदृश री नहीं और री का सदृश अ नहीं है। हाँ, री को गुण करते समय अ री का संबंधी सदृश अ नहीं होता और अ का सदृश री नहीं होता। सदृश संबंधी अभाववत्वम उभयो साधारण धर्म रूपम सादृश्यम तात्पर्यम। ये वो तो वैसे ही दीर्घ प्रसंग में तो फिर दीर्घ प्रसंग में तो पा सकता है, ये लिखा भी है, सब लिखा है जी। रिवर्ण से मात्रिक से, जो रिवर्ण मात्रिक है ना, एक मात्रिक रिवर्ण जी, हरस्वरी, उसके बारे में लिख रहा है। रिवर्ण से मात्रिका से मात्रिको अकार गुणों अंतरतमो अस्त्येविति चेत, कोई कहे कि मात्रिक री को मात्रिक हो जाता है, तदर्थस्य यत्नस्य अकरणात् अदोषाएव, ऐसे कोई कहे तो तदर्थस्य यत्नस्य अकरणात् परिहारांतर अभिधान रूपस्य यत्नस्य अकरणात्, उस तरह का यत्न किया नहीं तो इसलिए ये बात यहाँ पर नहीं बीच में डाल सकते हैं। तदर्थस्य यत्नस्य अकरणात्, उस तरह का परिहार रूप यत्न नहीं दिया ना भाष्यकार ने, तो इसलिए परिहारांतर अभिधान रूपस्य, तदर्थस्य यत्नस्य परिहारांतर अभिधान रूप जो यत्न है ना वो नहीं किया गया है, इसलिए ये कोई दोष नहीं। और आगे एक बात और कह रहे हैं, दीर्घस्य तुल्य प्रमाणत्वाद एकार एकारो अंतरतमो स्थायिति चेत भवेद यदा भेदापेक्षा क्रियते। दीर्घ के तुल्य प्रमाण होने से ऐकार ओकार अंतरतम होते हैं, ऐसा कहो तो भवेद यदा भेदापेक्षा क्रियते, जब भेद अपेक्षा करेंगे ना तब ये बात हो सकती है। रिवर्ण मात्र से ह्रस्वादि अवांतर भेद अनपेक्षायाम, अवांतर भेद जब नहीं करते, रिवर्ण मात्र को ह्रस्वादि अवांतर, रिवर्ण मात्र को कर रहे हैं, रिवर्ण जो है रिवर्ण मात्र को आदेश देख रहे हैं, रिवर्ण ह्रस्व रिवर्ण दीर्घ इस तरह की भेद अपेक्षा नहीं कर रहे। भवे देते ज्यादा भेद अपेक्षा क्रियते, रिवर्ण मात्र से ह्रस्वादि अवांतर भेद अनपेक्षायाम, अवांतर भेद की जब अपेक्षा नहीं करेंगे, स्थानकृतम आंतर्यम न केनचिद अस्ति, स्थानकृत आंतर्य तो किसी के द्वारा भी, स्थानकृत आंतर्य जो है ना वो नहीं है, बस इतनी बात यहां पर बताई जा रही है। री का स्थानकृत आंतर्य अ नहीं और अ का स्थानकृत आंतर्य री नहीं, ये बताई जा रही है। अनांतर्यम एतदुक्तम, जो अनांतर्य कहा है वो स्थानकृत आंतर्य की दृष्टि से अनांतर्यम इति भाष्य से स्थानकृत अंतरतम अभाव, देखिए आगे से शब्द का अर्थ लिखा है अनांतर्यम इति भाष्य से, भाष्य में जो अनांतर्य लिखा है उसका अर्थ यही करना चाहिए। 424 पर लिखा है स्थानकृत अंतरतम अभाव, स्थानकृत अंतरतम का अभाव, अनांतर्य माने स्थानकृत अंतरतम का अभाव है। री और ए का स्थानकृत अंतरतम का अभाव है, तो एतदेव नयोर आंतर्यम। प्रयोगों को देख करके और बस कर दिया। संप्रयोगो व नष्टास्व दग्धरथवत, एक और समाधान दे रहे हैं, कहते हैं नष्टास्व दग्ध रथवत सहसा, भेदापेक्षा जो दे रहे हैं ये
है जी? भेदापेक्षा क्रियते, भेदापेक्षा जो दे रहे हैं ये भेदापेक्षा आंतर्यता की जो 4 प्रकार है वही भेद यहाँ को देख करके भेदापेक्ष कह रहे हैं, और अंतिम में स्थानकृत आंतर्य ही देखते हुए वो किसी में भी नहीं दिख रहा है, ऐसा कह रहे हैं भेदापेक्षा। रिवर्ण के भेद की री ह्रस्व री दीर्घ इस तरह का भवेद एतद् यदा भेदा, क्योंकि उसके बाद ही ये पंक्ति लिखी है ना, दीर्घ से तुल्य प्रमाणत्वात् एकार एकारो अंतरतमो स्थायिति चेत, ऐसा जो प्रश्न उठाया तो वो री के ऊपर था कि दीर्घ जो है तुल्य प्रमाण वाला होने से एकार ओकार अंतरतम होते हैं, तो बोले भवेद एतद् भेदापेक्षा क्रियते, री दीर्घ री ह्रस्व इस तरह का विचार करके उसके स्थान में आदेश कर रहे होते तब तो ये आपकी बात बन जाती। और फिर आगे वही बात लिख रहे हैं, रिवर्ण मात्र से तुल्य प्रमाणता या तुल्य स्थानता या तुल्य, ऐसे तो भेद को नहीं देख रहे गुरु जी। वो रिवर्ण की आगे अगली पंक्ति से भी वही स्पष्ट हो रहा है, रिवर्ण मात्र ह्रस्वादि अवांतर भेद अनपेक्षाएं। रिवर्ण मात्र को आदेश, मात्र शब्द डाला है ना रिवर्ण के साथ, तो ये रिवर्ण के साथ ही भेद की पेक्षा अनपेक्षा देख रहे हैं। मात्र शब्द जो रिवर्ण के साथ डाला वो भी हमको यही दिशा दे रहा है जी, ह्रस्वादि अवांतर भेद अनपेक्ष। हाँ, ह्रस्वादि का अर्थ ह्रस्व दीर्घ आदि। हाँ, रिवर्ण के साथ जुड़े हुए ह्रस्वादि जो भेद हैं, अवांतर भेद अनपेक्षा है। स्थानकृत आंतर्यम न केनचित् अस्ति, स्थानकृत आंतर्य किसी के साथ नहीं है। अर्थात रिवर्णत्व में जो ह्रस्वादि है उनको बिना देखे जी केवल रिवर्ण मात्र से काम कर रहे हैं, और वहाँ केवल ही केवल स्थानकृत आंतर्य ही देखनी पड़ेगी और वो नहीं मिल रही है यहाँ पर, ऐसा कर रहे हैं। संप्रयोग व नष्टास्व दग्ध रथवत्, जैसे किसी के पास वो थे, एक रथ था और एक के बाद दो व्यक्ति जा रहे थे, एक का घोड़ा मर गया और एक का रथ नष्ट हो गया। 2 रथ वाले जा रहे थे, एक का घोड़ा मर गया, एक का रथ टूट गया। तो वो बोले तब अश्वो नष्टा ममापि रथो दग्धा, मेरा तो रथ जल गया है, तेरा अश्व नष्ट हो गया है। उभौ संप्रयुज्या वही, आओ दोनों मिल जाते हैं। तो ऐसे ही रिकार बोला भाई तव अंतरतम प्रकृति नास्ति, रिकार बोला इसको अ को, तेरी अंतरतम प्रकृति नहीं है, और अ बोला कि ममा भी अंतरतम आदेशो नास्ति, तब अंतरतमा प्रकृति नास्ति ममापि, और मेरा मानी ये जो रिकार कह रहा है मेरा अंतरतम आदेश नहीं है, तुम्हारी अंतरतम प्रकृति नहीं है, रिकार ही बोल रहा है, रिकार की तरफ से बुलवा रहे हैं ये। रिकार बोल रहा है तवापि अंतरतमा प्रकृति नास्ति, तुम्हारी तो अंतरतम प्रकृति नहीं है। तुम्हारी किसकी? अकार की। वृद्धि के प्रसंग में आ की ले लेंगे। ममापि, और वो रिकार बोल रहा है मेरा अंतरतम कोई आदेश नहीं है। वो अस्तु नौ संप्रयोगा, ठीक है, दोनों मिल जाते हैं। नष्टास्व दग्ध रथ में बहुब्री गर्भ द्वंद करके और वती प्रत्यय, बहुब्री ही गर्भ द्वंद करके वती प्रत्यय किया है। नष्ट अश्व है जिसका, दग्ध है रथ जिसका, ठीक है जी। नष्ट है अश्व जिसका, नष्ट अश्व यस्य, दग्धम रथो यस्य, बहुब्री किया, फिर दोनों का द्वंद कर दिया, नष्टाश्वश्च दग्ध रथश्च, और उससे दोनों से द्वंद करके वती प्रत्यय कर दिया है, ऐसे समास है। विषम उपन्यासा। गुरु जी ये अवांतर शब्द समझ में नहीं आता, इसका क्या है? अवांतर शब्द। अवांतर जी कहाँ पर? पीछे जो आया था जी। अवांतर तो वो होता है जैसे कांसी का, कैसे बताऊं कहाँ पर, किस प्रसंग में है? यही भी पीछे प्रदीप में 423 जी। हाँ,
अच्छा हाँ, वो ठीक हो गए ना। ह्रस्वादि अवांतर, जो रिवर्ण के उपभेद नहीं देख रहे हैं, ह्रस्वादि अवांतर भेद। शब्दार्थ अवांतर चर्चा, जैसे कोई हमारी चर्चा चल रही हो, बीच में कोई और बात, अवांतर चर्चा। बिल्कुल अन्य चर्चा को अवांतर चर्चा कहते हैं। भिन्न अर्थ को देने वाला, हैं? भिन्न अर्थ को देने वाला, विषयांतर को देने वाला, अलग अर्थ को देने वाला, प्रसंग के अनुकूल ना होकर के उससे भिन्न। अवांतर चर्चा थोड़ी बहुत जुड़ी हुई या बिल्कुल ही अलग? बिल्कुल ही अलग होता है अवांतर चर्चा। अवांतर भेद, बीच के भेद, बीच का भी तो अवांतर होता होगा कुछ, जैसे ह्रस्व, ह्रस्व तो बीच के भेदों की अपेक्षा ना करते हुए, बीच के जो उसके भेद हैं वो अवांतर भेद होते हैं। जैसे कि अ के ह्रस्व दीर्घ बुलु 3 भेद हैं, अवांतर भेद हैं। ये उदात्त अनुदात्त स्वरित सानुनासिक निरनुनासिक, अ के ये अवांतर भेद हैं। उस अर्थ में भी होता है और इस अर्थ में भी होता है। हाँ, पर यहाँ पर तो मेरे ख्याल में वो अवांतर भेद वो वाला ही है। यहाँ जिस संदर्भ में ये बोला गया है, रिवर्ण मात्र से ह्रस्वादि अवांतर भेद अनपेक्षायाम, जो उसके उपभेद हैं उनकी अपेक्षा न करते हुए। जी गुरुजी, एक एक शब्द अलग अलग कई जगह प्रयोग होता रहता है ना। हाँ जी, ये रिवर्ण मात्र से को ये जाति की तरह यदि ले लें जी तो ह्रस्वादि अवांतर भेद, ये जो ह्रस्वादि हो जाएगा वो अपने आप अवांतर भेद हो जाएगा। तो उसके अवांतर भेद जो है ना, जैसे जैसे इन्होंने ठीक कहा, एक जाति है ना, तो जाति के जो जितने भी व्यक्ति होंगे वो अवांतर भेद होंगे। जैसे कोई गाय कमजोर है, कोई मोटी है, कोई लाल है, कोई काली है, कोई सफेद है, कोई खैरी है, तो ये सब जो है उसके अवांतर भेद होंगे। विषम उपन्यासा बोले, ये दृष्टांत आपने विषम दे दिया। चेतना वत्सु अर्थात प्रकरणाद वालों के संप्रयोग भवति। ये पूर्ववर्ती जो लोग होते हैं, इन्होंने पहले वालों से सीखा होगा, ऐसे चर्चा की जाती है। भाष्यकार जो है ना, विषम उपन्यास, उत्तरवर्ती फिर ऐसे ही, शंकराचार्य जी तो बहुत ही कहते रहते हैं। ये दृष्टांत यदि विषम कहो तो विषम उपन्यास, चेतनावत्सु अर्थात प्रकरणाद वा लोके संप्रयोग भवति। चेतनावान जो होते हैं उनमें अर्थात प्रकरणाद वा लोके संप्रयोग भवति। चेतनावानों में अर्थवशात प्रकरणवशात वा लोके संप्रयोग भवति। लोक में जो चेतनावान होते हैं उनमें प्रयोजन के कारण या किसी प्रकरण के कारण संप्रयोग होता है। वर्णाश्च पुनरचेतना तत्र किं कृता संप्रयोग, कैसे वे संप्रयोग करेंगे? आरोप तो कर सकते हैं ना हम, वक्ता लोग आरोप करके कवि लोग करते हैं ना, जैसे तो वक्ता जो है आरोप कर सकते हैं वर्णों के ऊपर कि वो कह रहा है, मानी चेतन का वर्णों के ऊपर आरोप करके और उनसे बुलवा सकते हैं कि भाई आओ दोनों मिल जाते हैं। तो उसी को शायद दिखा रहे हैं आगे। यद्यपि वर्णा चेतना यस्तु, अच्छा वही कह दिया, यस्तु असो प्रयुक्ते से चेतनावान, प्रयोग करने वाला जो है वो चेतनावान है ना। हाँ, अंधा लंगड़ा तो मिलते ही हैं, पर ये बात इन्होंने उठाई, बोले चेतन तो मिल जाएंगे, अंधा लंगड़ा तो, पर ये वर्ण कैसे आपस में मिल जाएंगे कि चलो मिल जाते हैं। तो बोले कि ये जो है प्रयोग करने वाला आरोप कर सकता है ना, इनकी तरफ से बुलवा सकता है। घोड़ा और रथ अस्तु नौ संप्रयोग।
घोड़े को और रथ को तो उनके मालिक मिलाएंगे। तो यहाँ पर भी वर्णों को मालिक यहाँ पर भी वर्णों को तो मालिक ही मिला रहा है, वर्णों का प्रयोक्ता जी, वो तो प्रयोग करने वाले, प्रयोक्ता भी तो है ही ना। हाँ जी। गुरुजी एक किम कृत में तृतीया समास कर रहे हैं, के न कृत किम कृत संप्रयोग। किं कृता केन कृता। एज अवर्णयोर आदेशे अवर्णम स्थानिनो अवर्ण प्रधानत्वात्। एज अवर्णयोर आदेशे अवर्णम प्राप्नोति, खट्वा जमा एल का है ना, और रिवर्ण वाली चर्चा तो खत्म कर दी। एक और बात कह रहे हैं, खट्वा जमा एल का माला जमा उपगवा किं कारणम स्थानिनो अवर्ण प्रधानत्वात्। स्थानीयत्र अवर्ण प्रधाना, अवर्णः प्रधानम यस्य एवं भूता स्थानी, अवर्ण प्रधान है जिसका उसको स्थानीय अवर्ण प्रधान कह रहे हैं, अवर्ण है प्रधान जिसका। एज अवर्णयो आदेशे अवर्णम प्राप्नोति, एज अवर्णयो आदेशे अवर्णम स्थानिनो अवर्ण प्रधानत्वात्। एज अवर्णयोर आदेशे अवर्णम प्राप्नोति, खट्वा एल का माला उपगवा किं कारणम स्थानिनो अवर्ण प्रधानत्वात्। स्थानीय यत्र अवर्ण प्रधाना, स्थानीय अवर्ण प्रधान हो गया ना, तो अवर्ण प्रधान होने से आ और ए को हो तो जाता है, आई होना चाहिए आ, ऐसे शंका कर रहे हैं। हाँ, एल का खट्वा जमा एल का, एड का एल का है ना, है और ई तो होता ही है जी, प्रश्लिष्ट वर्ण। माला उपगवा, ये यूं कह रहे हैं कि ऐल का देख रहे हैं, ऐल का में जो है ना सही सही ऐल का, इसमें जो है और ई ऐल का, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इनका अभिप्राय है कि ऐल का में अ की ध्वनि साफ साफ आ रही है, पर ए में भी ऐ में ज्यादा आ रही है। माला उपगवा, माला औपगवा, आ जो है इसमें अ की ध्वनि आ रही है ना ज्यादा, औपगवा ऐल का है, हो सकता है ऐल का हो शब्द, एल का शब्द है, ऐल का शब्द है। देखने इमाम सज्जन ने क्या दिया, ध्वनि को ना देखा जा रहा है, हैं? ध्वनि को नहीं देखा जा रहा है, संश्लिष्ट अक्षरों को देखा जा रहा है। एल का दिखाते हो फिर ए देख रहे हैं उसमें, हैं? एल का दिया था, एड का एल का, ठीक है। ये वैसे प्रदीप के देखने से ऐसा लगता है कि ऐल का शब्द है। प्रदीप में जो दिखा है ना, उसमें लिखा है चौश्चोत्तर भूयस्त्वात्, ऐच में उत्तर की भूयस्त्व अधिकता होती है, ऐचौश्चोत्तर भूयस्त्वात्। खट्वा एल का, एल का यहां भी खट्वा एल का दिया है, खट्टोपगवा, ठीक है। खट्टोल का खट्टोपगवा, स्थानीनो अवर्ण प्रधानत्व, स्थानीयत्र अवर्ण प्रधाना, सिद्धम तो उभयांतर्यात्, सिद्धमेत कथम उभयांतर्यात्, उभयोर्योऽन्तरतमा तेन भवितव्यम। उभयों का, दोनों का अंतरी होने से उभयोर्योऽन्तरतमा तेन भवितव्यम। संश्लिष्ट तो ऐ और औ को ही मानते हैं ना, हाँ? संश्लिष्ट तो ऐ और औ को ही मानते हैं, ए और ओ को तो संश्लिष्ट मानते नहीं है। हाँ। तो इसमें ऐ ही होना चाहिए खट्वैल का में।
तभी तो दिखा पाएंगे संश्लिष्ट है। उभयोर्यो अंतरतमस्तेन भवितव्यम न च अवर्णम उभयोर अंतरतमम स्थानेंतरतम। सिद्धम तो उभयांतर्यात सिद्धमेत कथम उभयांतर्यात उभयोर्यो अंतरतमस्तेन भवितव्यम न च अवर्णम उभयोर अंतरतमम। अवर्ण जो है वो दोनों का अंतरतम नहीं है, स्थाने अंतरतम। अवर्ण दोनों का अंतरतम नहीं है ना। सिद्धमेत कथम उभयोंतर्यात उभयोर्यो अंतरतम, दोनों का अंतरतम हो वो होना चाहिए। अवर्ण जो है वो दोनों का अंतरतम नहीं है। जो दोनों का अंतरतम हो वही तो होगा स्थानीय। आ और ए है, आ उपगव। ठीक है। है ना, आ और औ है ना। गुरुजी क्या व्यर्थ भी तो होने लगेगा। व्यर्थ हो जाएगा कैसे? सवर्ण है और जहाँ आगे ई होगा तो वहां पे गुण कर। हाँ वो तो है ही, पर वो वैसे नहीं देखते ना विचार करते समय, क्या गलत हो जाएगा। वृद्धि वृद्धि रेची तो करें, अका सवर्ण दीर्घ तो लग नहीं सकता था ना, तो वृद्धि रेची से आ हो गया, बस ऐसे कह देंगे। सिद्धम तो उभयांतर्यात सिद्धमेत कथम उभयांतर्यात उभयोर्यो अंतरतमस्तेन भवितव्यम न च अवर्णम उभयोर अंतरतमम। अवर्ण जो है दोनों का अंतरतम नहीं है। ठीक है, हो गया। उरण रपरा सूत्र। उरण रपरा किमिदम उरण रपर वचनम अन्य निवृत्त्यर्थम री स्थाने अणेव भवति रपरश्च आवसित रपरत्व मात्रम अनेन विधीयते। उ स्थाने अणच अनणच अण रपर कश्चात्र विशेष। सूत्र के दो अर्थ प्रस्तुत करके और विचार कर रहे हैं। किमिदम उरण रपर वचनम अन्य निवृत्त्यर्थम, क्या ये जो उरण रपर वचनम, ये जो उरण रपर वचन है ना, आगे से लिखा है सूत्रस्थ विसर्ग प्राग भाग अनुकरणेन षष्ठी समास। सूत्रस्थ जो उरण रपरा सूत्र है ना, विसर्ग को छोड़ करके उरण रपरा एक इसका अनुकरण कर लिया और फिर वचन के साथ षष्ठी समास कर दिया है। उरण रपरस्य वचनम इति उरण रपर वचनम, ऐसा करके निर्देश। उ स्थाने अणेव भवति रपरस्य षष्ठी प्रकरणात् यत्र षष्ठी तत्र इदम उपतिष्ठते। षष्ठी प्रकरण होने से जहां सूत्रों में षष्ठी है वहां ये उपस्थित होता है उरण रपरा। तत्र किम आदेशांतराणाम बाधकम अणम निर्वर्तयति तस्य च वाक्य भेदेन रपरत्वम आवश्यित रपरत्व मात्रम अनेन क्रियते। उ स्थाने लक्षांतरेण निष्पन्नो योऽण स रपरा इति प्रश्न। तत्र केषांचित् पाठा अण भवति रपरश्च तत्र अपूर्वो अण विधीयमाना आदेशांतराणां बाधका अन्येषां तु पाठा अणेव भवति तत्र सामर्थ्यात् अन्य निवृत्ति सैव एव कारेण प्रदर्श्यते। दो सूत्र के अर्थ हैं, कैसे बना रहे हैं प्रदीप ने उसकी संगति लगाना चाहा है।
षष्ठी प्रकरण से जहां षष्ठी है वहां उरणरपरा लगता है ना, तो तत्र माने पहले वाले पक्ष में किम आदेशांतरणम बाधकम अणम निर्वर्तयति, आदेशांतर जो प्राप्त हो रहे हैं अलग अलग आदेश, उनका बाधक के रूप में अण का निर्वर्तन कर रहा है ये सूत्र उरणरपरा। आदेशांतराणाम बाधकम अणम निर्वर्तयति तस्य च वाक्य भेदेन रपरत्वम। एक वाक्य में दो विधेय नहीं होते, मीमांसकों का ऐसा देखना है कि एक वाक्य में दो विधेय नहीं होते हैं, एक वाक्य में एक ही विधेय होता है। विधेय माने उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है उसको विधेय कहते हैं। तो एक वाक्य में दो विधेय नहीं होते, इसलिए ये दो तरह से, मतलब आदेशांतरणम बाधकम अणम निर्वर्तयति री स्थाने अणेव भवति, ये एक वाक्य हो गया। और तस्य च वाक्य भेदेन रपरत्वम, माने उस अण को रपर होता है। अण भवति ये एक विधेय हो गया, रपरश्च भवति ये दूसरा विधेय हो गया। री के स्थान में अण होता है और वह रपर होता है, दूसरा वाक्य बनेगा। तो वाक्य भेद से रपरत्व कर रहे हैं, ये अर्थ है। री के स्थान में अणेव भवति, अणेव भवति का अर्थ है कि भाई री के स्थान में अण ही होता है, आदेशांतरों का बाधक होता है। ये री के स्थान पर अण रपर होता है, ऐसा नहीं बोल सकते, इसमें दो विधेय हो रहे हैं। दो विधेय हो रहे हैं ना, अण रपर होता है माने अण होता है और वह रपर होता है। आदेशांतराणाम बाधकम अणम निर्वर्तयति, ये सूत्र क्या करेगा, पहले पक्ष में दूसरे जो आदेश प्राप्त हैं उनका बाधन करता हुआ अण को बिठाता है और उसको रपर करता है। या रपरत्व मात्रम अनेन क्रियते, माने दूसरे आदेशांतरों का बाधक नहीं, रपरत्व मात्रम अनेन क्रियते। रपरत्वस्य पूर्वत्रापि विधेय मात्रम, ये रपर मात्र करता है ये सूत्र। रपरत्व मात्रम अनेन क्रियते, मात्र शब्द लग गया तो अवधारण कर दिया ना। री के स्थान में लक्षणांतरेण निष्पन्नो यो अण स रपरा, री के स्थान में दूसरे सूत्रों से निष्पन्न जो अण है वो रपर होता है, ये अण को नहीं लाता। किम है जी? हाँ, 5 में ये कहा रपरत्व पूर्वत्रापि विधेय। रपरत्व की विधि तो पहले पक्ष में भी, दो पक्ष दे रहे हैं ना, तो पहले पक्ष में भी रपरत्व की विधि तो है, इसलिए मात्र शब्द डाला कि ये पूर्व पक्ष में दो काम हो रहे हैं, इस पक्ष में दूसरे पक्ष में एक काम हो रहा है। री के स्थान में अण और अनण दोनों होते रहते हैं, ये केवल रपर मात्र कर रहा है। और पहले पक्ष में री के स्थान में दूसरे कोई नहीं होते, अण ही होता है और रपर भी करता है। रपर करना तो दोनों पक्षों में हो रहा है, पर इसमें विशेष यह है कि री के स्थान में अण ही होता है, पहले पक्ष में आदेशांतर नहीं होते, अण ही होता है। और दूसरे पक्ष में यह है कि री के स्थान में अण अनण होते रहते हैं, अण को रपर कर रहे हैं। नहीं, दूसरे पक्ष में अनण का निवर्तक नहीं है, दूसरे पक्ष में तो केवल रपर मात्र कर रहा है। पहले पक्ष में आदेशांतरों का बाधक अण निष्पन्न कर रहा है और उसको रपर कर रहा है। या ये सूत्र केवल रपरत्व मात्रम अनेन क्रियते, रपरत्व मात्रम अनेन क्रियते, रपर तो पहले में भी हो रहा था, पर इस पक्ष में रपरत्व मात्र किया जा रहा है। ये पृष्ठभूमि यदि समझ में आएगी ना तो आगे चलेगी बात।
जी यदि रपरत्व मात्र करता है तो दो बातें क्यों लिखा, वो स्थाने अणच अणनच, वो होता रहता है शास्त्र में। री के स्थान पहले वाले से भिन्न करने के लिए ये भाषा बोली। वहां तो अण ही होता है आदेशांतरों का बाधक, दूसरे आदेशों का बाधक अण ही होता है, ऐसा कह दिया था। और अब इसमें ये कहते हैं कि री के स्थान में अण अनण होते रहते हैं, अण रपर हो जाता है। अण मानी अ ई उ। री के स्थान पे अनण क्या होता है? री के स्थान में अनण जैसे अन्य निवृत्त्यर्थम चेद उदात्तादि सुदोषा, री के स्थान में अनण यहाँ दिखाएंगे। अच्छा, मतलब होता तो है ना, अनण होता है। अच्छा, तो वो रपर नहीं होता? जी जी, केवल जो अण होता है वही रपर होता। तो उरण रपर हमें ऊ को हटा दें तो अण रपर, ये भी सूत्र बन सकता है। नहीं, पर वो री के स्थान में अण अनण तो होते रहते हैं, पर अण रपर होता है। अन और अण अनण दोनों होते रहते हैं। जब अण होता है तब वो रपर होता है। हाँ, तो री स्थाने जी अण जो होता है रपरो भवति, यह अण प्राप्नोति स रपरो भवति। और एक यूं कर दें कि री के स्थान में अण ही होता है भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, ठीक है। री के स्थान में अण ही होता है, वो रपर होता है, ऐसा नहीं है। री के स्थान में अण होता हुआ रपर हो जाता है। कभी कभी महाभाष्य में पाठ ये मिल रहा है, किसी किसी पुस्तक में अण भवती एव रहित पाठ मिलता है, अण भवती रपरश्च तत्र अपूर्वो अण विधि माना आदेशांतरण बाधका। तो कह रहे हैं जो ऐसा मानते हैं ना, अपूर्व अण विधि माना आदेशांतरण बाधका, तो भी अपूर्व अण विधान किया जाता हुआ आदेशांतरों का बाधक हो जाएगा। एव रहित पाठ में भी अर्थ वही निकलेगा। जैसे कई जगह ये मिलता है अण भवती रपरश्च, तो भी आदेशांतरों का बाधक ही होगा। अपूर्व अण विधि माना, जब अपूर्व अण का विधान करेंगे तो आदेशांतरों का बाधक हो जाएगा। और दूसरे पक्ष में अणेव भवती ऐसा पाठ है, तो अणेव भवती में तो अवधारण हो ही गया, एव लगा दिया। अण भवती जब कहेंगे तो अपूर्व अण का विधान जब हम करेंगे तो आदेशांतरों का बाधक हो जाएगा स्वतः ही, तात्पर्य से। अण भवती जब कहेंगे तो अण एक अपूर्व अण का विधान किया जा रहा है ना, तो बस री के स्थान में अण होता है। ये एक प्रकार की विधि हो रही है, तो विधि जो है दूसरों को बाध लेगी, दूसरों को क्यों होने देगी। ये पूरा स्पष्ट नहीं हो रहा, अणेव भवती कह करके फिर रपरश्च भी क्यों कहा जा रहा है? अणे री स्थाने अणेव भवती एक वाक्य जी, माने दूसरे आदेशांतरों को बांधने के लिए अणेव भवती, और वो अण रपर भी होता है। जैसे अ हो गया और अ रपर भी हो गया। ये अणेव भवती से अनन को रोकने के लिए अणेव भवती कहा, आदेशांतरों को रोकने के लिए, आदेशांतरों को रोकने के लिए, फिर वो अण रपर हो जाएगा। हाँ, ये एक अर्थ हुआ। दूसरे पक्ष में अहोस्विद रपरत्व मात्र में अनेन विधीयते। हाँ, अवसित रपरत्व मात्र अनेन विधीयते, री के स्थान में ये दूसरा, री के स्थान में अण च अनण च, री के स्थान में अण अनण होते रहते हैं, अण भी होता है अनण भी होता है। जब अण होता है तो रपर हो जाता है, उनमें से जब अण होता है तो रपर हो जाता है। अण और अनण दोनों होते रहते हैं अपनी अपने अपने जगह जी। जब अण आता है अ ई उ, अण मीन्स अ ई उ, तीन अक्षरों को अण कहते हैं जी। जब वो अण आता है तो रपर हो जाता है। होते दूसरे भी हैं, पर दूसरे जब होंगे रपर नहीं होंगे। और अनन से क्या ले रहे हैं? उदात्तादि। हाँ, उदात्तादि ले रहे हैं, अभी स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी, दो पक्ष अभयम जी, दो पक्ष स्पष्ट हो गए। हाँ, बोल के बताओ, जोर से बोलना। एक तो पक्ष है कि री वर्ण के स्थान में अण ही होता है और रपर होता है,
और दूसरा है कि री वर्ण के स्थान में अण होता है और अनण भी होता है, और जब अण होगा तो अण होता है और अनण भी होता है, और अण रपर होता है। अण रपर होता है। हाँ जी। क्या अंतर पड़ा? एक में तो री के स्थान में अण ही होगा, हाँ, अनण हो ही नहीं पाएगा फिर। हाँ, और दूसरे में अनण भी हो जाए, अण भी हो जाए, लेकिन जब अण हो तो वो रपर हो जाए। जी, ऐसा। ऐसी बात है। गुरुजी, ये निर्वर्तयति इसका कर्ता आचार्य पाणिनि बनाएंगे ना? कहाँ पर? तत्र किम आदेशांतराणाम बाधकम अणम बाधकम अणम निर्वर्तयति। षष्ठी प्रमाण षष्ठी तत्रिदम उपतिष्ठते तत्किम आदेशांतराणाम बाधकम अणम निर्वर्तयति तस्य च वाक्य भेदेन रपरत्वम निष्पादयति निष्पन्नम करोति। तो देखिए इसमें कैसे कैसे अंतर पड़ रहा है, आगे देखते हैं हम। तत्र सामर्थ्याद या अन्य निवृत्ति सा एव कारेण प्रदर्श्यते। तत्र कुत्र सामर्थ्याद या अन्य निवृत्ति, जब एव नहीं लगाते ना, अन्य की निवृत्ति तो होती है सामर्थ्य से। अच्छा, सामर्थ्य से अन्य निवृत्ति सा एव कारेण प्रदर्श्यते, सामर्थ्य से जो अन्य निवृत्ति होगी अणेव भवती, ऐसा कहेंगे तो सामर्थ्य से अन्य निवृत्ति होगी वो एवकार के द्वारा दिखाई जा रही है। तत्र सामर्थ्यात, इस पर लिखा है विशेष विधे सामान्य विधि बाधकत्वेन। जो विशेष विधि हो जाती है वो सामान्य विधि को बाधक, जो विशेष विधि होती है वो सामान्य विधि को बाधती रहती है। नियम है ये, सामान्य विधि को विशेष विधि बाधती रहती है। आगे से लिखा ना, न तो वाच्य वृत्त्या से नियम परत्वम, ये वाच्य वृत्ति से ये नियम परक नहीं होगा, तात्पर्य वृत्ति से नियम परक मान सकते हैं। न तो वाच्य वृत्त्या नियम परत्वम अपितु तात्पर्य वृत्त्या इति शेष। एक वाच्य वृत्ति होती है, एक तात्पर्य वृत्ति होती है। वाच्य वृत्ति का अर्थ होता है शब्दतः, शब्द से ऐसा नहीं, तात्पर्य वृत्ति से ये नियम परक हो जाएगा सूत्र। वाच्य वृत्ति से नियम नहीं बनेगा ये। उरणरपरा सामान्य विधि को विशेष विधि बाधती रहती है। न तो वाच्य वृत्त्या आस्य नियम परत्वम अपितु तात्पर्य वृत्त्या। और इसमें उरणरवचनम ये ननु अन्य निवृत्ति सा एव कारेण प्रदर्श्यते, पर फिर आगे अभावादाह षष्ठी प्रकरणात् किमिदम उरणरवचनम अन्य निवृत्त्यर्थम, ये वाला नहीं है, यही तो अन्य हो सकता है। महाभाष्य में मूल में जो अन्य पड़ा है, महाभाष्य में किमिदम उरणरवचनम अन्य निवृत्त्यर्थम, इस अन्य को उठाकर आगे से लिख रहे हैं। ननु अन्य शब्देन, ननु को वैसा लिखना था छोटे अक्षर में, ननु। ननु अन्य तो पूरा नहीं है ना कहीं भी। ननु अन्य शब्दे न स्थानीय आदेश स्थानीय निवर्तकत्व स्वभावत्वात्। अन्य शब्द से ना तो स्थानीय लिया जा सकता है, आदेश स्थानीय को निवृत्त करने के स्वभाव वाला होता है, न स्थानीय व्यतिरिक्ता, और स्थानीय से व्यतिरिक्त भी नहीं ले सकते हैं। उरण इत्ते तावता स्थानीय व्यतिरिक्त निवर्तने सामर्थ्य अभावात्, उरण इतने मात्र से स्थानीय व्यतिरिक्त, स्थानीय से व्यतिरिक्त को हटाने में सामर्थ्य नहीं दिखाई देता।
अतः इसलिए कहा कैयट ने षष्ठी प्रकरणात यत्र षष्ठी तत्रिदम उपतिष्ठते। कैयट की पंक्ति की व्याख्या करता हुआ संगति लगाना चाह रहा है नागेश कि कैयट ने ये चर्चा क्यों चलाई कि ननु अन्य शब्दे न स्थानी, महाभाष्य में जो अन्य वचन किमिदम उरण रपर वचनम अन्य निवृत्त्यर्थम, महाभाष्य में जो अन्य निवृत्त्यर्थम शब्द प्रयोग किया है तो अन्य शब्द से हम ना तो स्थानीय ले सकते हैं कि अन्य निवृत्ति का मतलब स्थानीय को हटाने के लिए, क्योंकि आदेश जो होता है वो स्थानीय को निवर्तन स्वभाव वाला होता ही है, तो उसमें क्या आप कहने की एक विशेष बात होगी। आदेश जो होता है वो स्थानीय को हटाता ही है, तो उसमें कहने के लिए विशेष बात क्या होगी कि स्थानीय निवृत्त्यर्थम। पकड़ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब अन्य शब्द जो महाभाष्य में लिखा है अन्य निवृत्त्यर्थम, तो अन्य शब्द का अर्थ स्थानीय तो ले नहीं सकते, आदेश अपने आप ही स्थानीय को ही हटाता है। ननु अन्य शब्द न स्थानीय, अन्य शब्द से स्थानीय तो ले नहीं सकते, आदेश स्थानीय को हटाता ही है, उसमें कहने की क्या बात है। और न स्थानीय व्यतिरिक्त, स्थानीय से व्यतिरिक्त भी नहीं ले सकते अन्य शब्द से, स्थानीय से अतिरिक्त कुछ ले रहे हो, स्थानीय से व्यतिरिक्त क्या लेंगे। उरण इत्येतावता स्थानीय व्यतिरिक्त निवर्तने सामर्थ्य अभावात्, उरण मात्र सूत्र है और स्थानीय से अतिरिक्त किसी को हटाने में इसका कोई सामर्थ्य दिखाई नहीं दे रहा। उरण इतना मात्र अपने पास सूत्र है, इसके द्वारा री के स्थान में अण कोई और स्थानीय से अतिरिक्त किसी को हटाए ऐसा कोई सामर्थ्य बन नहीं रहा यहां पर, इसलिए कैयट ने षष्ठी कह दिया। यत्र षष्ठ्या रिवर्णस्य आदेश प्रसक्ति तत्र इत्यर्थ, जहां षष्ठी के द्वारा रिवर्ण के स्थान में आदेश होता है वहां की बात ये कह रहे हैं। यत्र 425 पृष्ठ पर ये जो उद्योत की दूसरी पंक्ति पढ़ रहा हूं, यत्र षष्ठ्या रिवर्ण से आदेश प्रसक्ति, जहां षष्ठी के द्वारा रिवर्ण के स्थान में आदेश प्रसक्त होता है वहां की बात करें। स्वातंत्रेण से विधायकत्वम तु इको गुण वृद्धि इत्यत्र भाष्ये निराकृतम। कई जगह इस तरह की चर्चा चलाते हैं ना, क्या उरण रपरा सूत्र जो है वो स्वतंत्र सूत्र है क्या, जैसे पीछे वाले सूत्र में भी दिखाया था। ये स्थानांतरतमा कोई स्वतंत्र सूत्र है क्या, इको गुण वृद्धि स्वतंत्र सूत्र है क्या। उरण रपरा भी वहां पर प्रसंग चलाया था कि क्या उरण रपरा स्वतंत्र विधायक सूत्र है क्या, तो वहीं पर इसका निराकरण कर दिया था कि नहीं, ये स्वतंत्र सूत्र तो नहीं है। इको गुण वृद्धि पर हटा दिया था ना, 199 पृष्ठ पर हटा दिया था इको गुण वृद्धि। स्वातंत्रेण अस्य विधायकत्वं तु इको गुण वृद्धि इत्यत्र भाष्ये निराकृतम् तत्र यदि अन्य निवृत्त्यर्थत्वम, ये जो अन्य निवृत्त्यर्थत्व है ना मूल महाभाष्य में, ये नियामकत्वेन तदा अथ मतम एतदिति वक्ष्यमाणस्य विशेषो न स्यात् आनुषंगिकम तद इत्याह। अन्य निवृत्त्यर्थ कोई आनुषंगिक चीज है, यदि हम इसको नियामक मान लेते हैं, अन्य निवृत्त्यर्थत्वम नियामकत्वेन गृह्यते तदा अथ मतम एतद, आगे 426 पर आएगा। अथ मतम एतद ये बात जो है 426 पर आ रही है, लिख सकते हो। अथ मतम एतद ये 426 पर जो आ रही है ना बात, वक्ष्यमाण से विशेषो न स्यात्, तो उस वक्ष्यमाण का अथ मतम एतद जो विशेष दिखाया वो नहीं बनेगा अन्य निवृत्त्यर्थत्व। अतः आनुषंगिकम तद इत्याह, इसलिए वो आनुषंगिक अन्य निवृत्त्यर्थत्वम जो है वो आनुषंगिक है, वो नहीं है नियामकत्व नहीं है, वो ये आनुषंगिक बात है। तो इसलिए तत्र किम आदेशांतरणम, ये कैयट ने कहा है तत्र। दूसरी पंक्ति में जो तत्र बोला है ना, प्रदीप की जो दूसरी पंक्ति है, षष्ठी प्रकरणाद यत्र षष्ठी तत्रिदम उपतिष्ठते, तत्र, तत्र शब्द ये नागेश ने तत्र प्रतीक उठाई है इसको,
तत्र अतः तत्र आदेशांतराणाम बाधकम अणम निर्वर्तयति तस्य च वाक्य भेदेन संबंधः तस्य च वाक्य भेदेन रपरत्वम आवश्यक रपरत्व मात्र अनेन क्रियते उस स्थाने लक्षणांतर निष्पन्नो यौन स रपरा इति। अपूर्व कहां पर है? तत्र केशांचित पाठान भवति तत्र अपूर्व अण विधीयमान आदेशांतराणाम बाधका। तो अपूर्व शब्द पर लिख रहा है नागेश, वाक्य भेदेन इनित्यादिर उदात्तो भवति निवर्णस्य तु अण भवति स च रपरा इत्यर्थ इति भावः। अपूर्व अण विधीयमान होता हुआ आदेशांतरों का बाधक हो जाएगा। मानी इसी को नागेश कह रहा है, जैसे नित्यादिर नित्यम सूत्र है अपने पास, उसका अर्थ होगा इतनित परे रहते आदुदात होता है और री के स्थान में तो अण होता है और वो रपर होता है। हाँ जी, नित्यादिर नित्यम कैसे आएगा यहाँ पर? नित्यादिर नित्यम जो सूत्र है जी, ये दिखाया ना, अपूर्व अण विधीयमान आदेशांतरों का बाधक होता है, मतलब अण भवति रपरश्च, अपूर्व अण विधीयमान आदेशांतरों का बाधक होता है। तो अपूर्व अण, अपूर्व कुछ छूट रहा है, अपूर्व में वह छूट रहा है, समझे? वाक्य भेदेन, वाक्य भेद से, वाक्य भेदेन जैसे नित्यादिर नित्यम, नित्यादिर आदुदातो भवति रिवर्णस्य तु अण भवति स च रपरा। ये सूत्र उर्ण रपरा उसके साथ जुड़ करके इस तरह से वाक्य पूर्ति करेगा, इतनित परे रहते आदुदात होता है, रिवर्ण को तो अण होता है और वो रपर होता है। उसी को दिखा रहे हैं, उसी को आगे दिखाएंगे। उर्ण रपर वचनम अन्य निवृत्त्यर्थम चेत उदात्तादिषु दोषा। उसके साथ मतलब क्यों जोड़ रहे हैं? उर्ण रपर वचनम, री के स्थान में जब भी कोई विधान होगा तो उर्ण रपरा तो जोड़ना ही है। री के स्थान में, री के स्थान में जब अण विधान हो रहा है, मानी कोई भी आदेश विधान हो रहा है, तो फिर ये उर्ण रपरा तो जाएगा। तो फिर जब नित्यादिर नित्यम लगाएंगे सूत्र तब, हाँ, नित्यादिर नित्यम जो सूत्र लगाएंगे उदाहरण में कहीं आदुदात करने के लिए, तो वहां रिवर्ण से अण भवति से च रपरा ऐसे सूत्रार्थ बनेगा। वो दिखा रहे हैं अब। तो ये पृष्ठभूमि में है इसकी, और इस पृष्ठभूमि के साथ अगला वार्तिक अवतरित हो रहा है। किमिदम उर्ण रवचनम अन्य निवृत्त्यर्थम, री स्थाने अणेव भवति रपर से अन्य निवृत्ति हो गई है। यहां पर ये विशेष विधि सामान्य विधि का बाधक होती है, इस तरह समझना चाहिए। ये वाच्य वृत्ति से नियम सूत्र नहीं बना रहे हैं, तात्पर्य वृत्ति से बना रहे हैं, तात्पर्य उसमें जा रहा है। उर्ण रपर वचनम अन्य निवृत्त्यर्थम चेत उदात्तादिषु दोषो भवति के पुनरुदात्तादया उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिका। जैसे कृति रीति, रीति लिख लो, ये गलत छप रहा है। देखिए कृति है, कृति रीति, ये उदात्त हो गया। दूसरा उदाहरण कृतम ऋतम, प्रत्यापरश्च आदुदात्तश्च है ना, तो ये अनुदात्त होगा ना, ये उदात्त है, ये अनुदात्त है। अगला उदाहरण स्वरित का देखिए, प्रकृतम, ये स्वरित का है, ये प्र उदात्त है, प्ररितम भी इसी तरह से। ये उदात्त है, ये अनुदात्त है, ये स्वरित है ना, री, री की बात चल रही है। एक उदाहरण है नृ पाही, मनुष्यों की रक्षा करो। ये अनुनासिक हो रहा है, नृ को अनुनासिक हो रहा है ना, नृन पे
निपातन से द्रिपाही। तो इन उदाहरणों में सच उदात्तादि गुणा अंतरतमस्य बाद को अण प्रसज्जते भावा। अंतरतम का बाधक अण प्रसक्त होता है। उदात्तादिषु जो स्थानांतरतम सूत्र है ना, उसने तो कहा स्थानांतरतमा भी पाया और उरण रपरा भी। उसने कहा कि इंत नित परे रहते आदुदात होता है। अब ये अंतरतम से री के स्थान में री हो जाएगा और वो उदात्त होता है। री के स्थान में अंतरतम का बाधक जो री है उसको बाध कर अण प्राप्त होता है। उरण रपरा सूत्र से री के स्थान में अ पाने लगेगा और उदात्त भी उसको फिर होगा। गुरुजी उदात्त अनुदात विधान में एक तो प्रथमांत पद भी दिखाई देते हैं, षष्ठ्यंत भी, जैसे समासस्य अनुदात्तस्य च यत्र धातु लोपः, और एक इन इत्यादि नित्यम प्रथमांत पद पूर्वम आदि। तो फिर ये उरण रपर षष्ठी जहाँ है वहाँ पर निश्चित कर दिया गया है। फिर भी यहाँ इन इत्यादि नित्यम में दोष दिखाने का मतलब ये होगा कि इस प्रथमांत को भी षष्ठी में परिवर्तन करके प्रकारांतर में देख रहे हैं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि कैयट ने भी कह दिए हैं कि षष्ठी प्रकरणात् यत्र षष्ठी तत्र इदम उपतिष्ठति जी, और किम आदेशांतराणाम बाधकमणम निवर्तयति, और इन इत्यादि नित्यम में षष्ठी नहीं है। पुनरअपि जो षष्ठी अर्थ बनाया जा सकता है उतने को देख करके नहीं षष्ठी तो बन जाएगा ना जी। जब हम यूं कहेंगे अर्थ करते हैं ना गुरुजी, हैं? बिना बनाए भी अर्थ करते हैं, तो यहाँ षष्ठी बना करके अर्थ करने के समय की बात होगी। जैसे इनिति है ना जी, तो सौवर्या सप्तम्या तदंत सप्तम्या जी, तदंत यदंतस्य निदंतस्य आद्युदात्तम भवति। हाँ, तो आदि स्वर प्रकरण में जो सप्तमियां होती हैं जी, वो तदंत सप्तमियां होती हैं। तो उसका अर्थ ये करेंगे इदंत और निदंतस्य आद्युदात्तम भवति, षष्ठी होगी। नहीं, वहाँ भी प्रथमा आदि में है, वो तो षष्ठी कर दिया, करने के बावजूद भी जो आदि शब्द उस सूत्र में पठित है उसको तो प्रथमा में रख रहे हैं। आदि उदात्त भवति, आदि ही, पर इदंतस्य तो षष्ठी कर दी, उसको तो उसके आदि को कर रहे हैं ना गुरुजी, जिसको कर रहे हैं वो षष्ठी है नहीं। आदि और उदात्त तो दोनों ये समान अधिकरण हो गया, पर इदंतस्य समुदायस्य आद्युदात्तम भवति। हाँ, उदात्त तो आदि को कर रहे हैं, और जिसको कर आदि को कहें या आदि अक्षर उदात्त होता है। इदंतस्य समुदायस्य जी, आदि अक्षर उदात्तो भवति, और इदंतस्य ये षष्ठी होगी जी। तो आदि में षष्ठी नहीं है, आदि ये शब्द में षष्ठी नहीं है, उसी को ही तो आदेश कर रहे हैं उदात्त। नहीं, आदेश तो इदंत समुदाय को कर रहे हैं। नहीं, इदंत समुदाय के आदि को कर रहे हैं गुरु। नहीं, आदि तो है, आदि तो है, पर इदंतस्य जैसे हम दिव उत करते हैं तो दिव समुदाय को करते हैं, फिर अलोन्त्यस्य परिभाषा से अंतिम अल को होता है जी। तो वो आदे आदे भी षष्ठी में बदल जाएगा, फिर आदे उदात्तम भवति जी। जैसे लीति आदि होती हैं तो वहाँ तो लीति पूर्व, लिदंतस्य आद्युदात्तम भवति। हाँ, पूर्वम, पूर्वम ऐसे पढ़ते हैं, प्रथमा में पढ़ते हैं। लीति प्रत्यात पूर्वम उदात्तम, वो कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उरण रप्रवचनम अन्य निवृत्त्यर्थम चेद उदात्तादिषु दोष भवति के पुनरुदात्तादय उदात्त अनुदात स्वरित अनुनासिका, चार पकड़े इन्होंने। अंतरतमस्य बाद को अण प्रसज्यते। गुरुजी, ये जो दो पक्ष उठाया उनमें से पहला पक्ष तो किसी लक्षणांतर कोई काम कर रहा है उसी समय ये उसको बाधक रूप से उपस्थित होता है उरण रपर, और दूसरा पक्ष में किसी लक्षणांतर काम कर रहा है उसको रपर करता हुआ एक सहयोगी के रूप से उपस्थित हो रहा है। हाँ, दूसरा पक्ष तो ये दूसरा वार्तिक में दे रहे हैं जी। अस्तु तरी उ स्थाने अण च अनण च अण रपरा,
मानी जिस तरह से सूत्र हम गुण वृद्धि करने लगे, यह उ स्थाने अण सैर अपरा इति चेत गुण वृद्ध्योर अवर्णस्य प्रतिपत्ति। गुण वृद्धि करने में, गुण वृद्धियो यहाँ पर गुण वृद्धि करने में भूतस्य चेद अणोर अपरत्वम क्रियते, हुए हुए अण को यदि रपर करेंगे तो गुण वृद्धि विधौ अणेव दुर्लभा, गुण वृद्धि विधि में हमें अण ही नहीं मिलेगा। ये दूसरा पक्ष है। गुण वृद्धियों का अर्थ है गुण वृद्धि के विषय में, गुण वृद्धि करने में अवर्ण अप्रतिपत्ति, हमें अवर्ण ही नहीं मिलेगा। कर्ता हर्ता वार्ष गण्य, वृष गण शब्द से यहीं प्रत्यय करेंगे तो वार्ष गण्य बनाएंगे, गर्गादिभ्यो यहीं वार्ष गण्य। तो यहां पर ये हम देख रहे थे, नकार को ऋतु करके अनुनासिक विधिमान है, और वो यद्यपि अस्मिन् पक्षे पूर्व सवर्ण ऋकारो न लभ्यते तथापि नृन् पेति निपातनात् भवति। नकारस्य तु ऋत्वे कृते अनुनासिको विधिमानो अणेव स्यात् न तु ऋकार इति दोष। अण ही होगा न कि ऋकार। प्रतिपद विहितै इत्व उत्वादि भी अयम बाध्यते इति तेषाम रपरत्वम न स्यात्। तो जैसे ये शब्द है, त्रिधातु है, तीर्णा पूर्ता, ये सब प्रयोग नहीं हो पाएंगे। प्रतिपद विहित के उदाहरण ये हैं, प्रतिपद विहिति इत्वोत्वादि भी, रीति धातु आदि सूत्र है ना, उनसे ये सूत्र बाधित हो जाएगा। इत्युत्वादि भी अयम बाध्यते इति तेषाम रपरत्वम न स्यात्। तो इसका शेष भूत वाक्य लिख सकते हो आप, ततश्च तीर्णा पूर्ता इति न स्यात्। ये जो प्रदीप की आखिरी पंक्ति है ना, प्रतिपद विहित कौन से हैं? प्रतिपद विहित इत्तुत्व हैं, रीति धातु उदोष्ठ पूर्व से प्रतिपद विहित हैं। तो प्रतिपद विहित इत्तुत्वादि के द्वारा अयम बाध्यते, अयम बाध्यते मानी ये उर्ण रपरा बाधित हो जाएगा, रपरत्व नहीं हो पाएगा, जबकि हमको चाहिए तीर्णा पूर्ता, ऐसा प्रयोग नहीं हो पाएगा। तीर्णा पूर्ता ऐसा हमें नहीं मिल पाएगा। उच्चैरुदात्ता इत्यादिषु षष्ठ्यंतम अचा इति अनुवर्तते। हाँ जी, इसमें पहले पक्ष में क्री के प्रत्यय जब स्वर करेंगे तो वहां उर्ण रपर आ जाएगा। मैंने ये पहले वाले उसमें पढ़ते समय ये लिखा है, आप जो बता रहे हो वही है। आदि को षष्ठी में बदल लेंगे, पेन से लिखा हुआ है, वहां पर आदि को षष्ठी में बदल लेंगे। आदे अचा उदात्त, अचय भी उपस्थित हो रहा है। इसमें कैसे दोष? इत्यादि नित्यम में अचय की उपस्थिति हो जाएगी, षष्ठी सद्भाव है, उरण का भी उपस्थान हो जाएगा। क्या करे, उच्चैरुदात्ता सूत्र है ना, वहां पर भी षष्ठ्यंत अचय की अनुवृत्ति है, तो अचय की अनुवृत्ति होने से आदि षष्ठी में बदल जाएगा। आदे रचा उदात्तो भवति, उच्चैरुदात्ता सूत्र है ना, तो उसका अर्थ ये होगा आदि अच को उदात्त होता है। फिर वो आदि को जैसे हमने आदि अच के स्थान में, तो वो इदंत और निदंत सौवरी सप्तमी जो होती है, स्वर प्रकरण की जो सप्तमी वो तदंत सप्तमी है। इदंत और निदंत ऐसा अर्थ हो जाएगा, और फिर आदि उसके साथ जुड़ेगा, अचह आदे, उच्चैरुदात्ता आदे रचा स्थाने। स्वर प्रकरण की सप्तमी जो है तदंत सप्तमी होती हैं, वो तदंत सप्तमी, वो तो षष्ठी तो इसलिए हो जाएगा कि इत्यादि रित्य से आदौ अचा इति उपस्थिति, अचा उपस्थित होने के कारण से आदे भी फिर उसके अनुसार बदलेगा। जैसे तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्व से उपस्थित होता है, तो फिर वो
पूर्व से उपस्थित होता है तो षष्ठी में बदल जाता है ना, उत्तर से उपस्थित होता है तो फिर वो षष्ठी में बदल जाता है। तो वो अचह जो है उपस्थित होता हुआ अपने अनुसार उसको अनुरूप बनाएगा, वो आदि को, इत्यादि नित्यम आदि को अपने अनुरूप अचा बना। गुरु जी कहीं कहीं नहीं होते, जैसे कपी पूर्व में कप के परे रहते ही जो हर्षवान पूर्व ग्रहण से जी पूर्व ग्रहण के करने के कारण हाँ ऐसे स्थलों में फिर तदंत विधि नहीं करते। लीति प्रत्यात पूर्व उदात्तम भवति जी, वो पूर्व ग्रहण के कारण जी कप के परे रहते ही करते हैं, वहाँ कवंत को नहीं करते। जी अचह कैसे गुरु जी पहुंचेगा उदात आदि करने में? उससे उदात्ता है ना, तो इसमें अचह की अनुवृत्ति है। उदात आदि करने में भी अचह पहुंचता है। हाँ उदात्त आदि करने में भी अचह की अनुवृत्ति है। इसमें उच्चैर उदात्ता सूत्र है ना, तो इस सूत्र का अर्थ एक्चुअल में ऐसा है, उच्चैर उदात्ता का उच्चै उच्चार्यमाणः उच्चैर उदात्ता अच की अनुवृत्ति, अच के स्थान में उदात्त होता है। तो अचह जो है ना, ये उच्चैर उदात्ता पूरा का पूरा वहां पहुंचेगा ना, तो अचह है ये आदि को अपने अनुरूप ढालेगा। आदेर अचह, आदि अच के स्थान में उदात्त होता है। गुरु जी ये दोष समझ नहीं आ रहा जी, मतलब कैसे दोष दिखा रहे हैं एक बार? उरण रपर वचनम अन्य निवृत्त्यर्थम चाहिए। दो दोष है ना, दो पक्ष हैं, दो पक्षों में दो दोष दे रहे हैं। पहला वार्तिक में पहला दोष, दूसरे वार्तिक में दूसरा दोष दिया है। दो अर्थ किए हैं सूत्र के, री के स्थान में अण ही होता है और वो रपर होता है, ये सूत्र का अर्थ, या री के स्थान में अण अनण होते रहते हैं, अण रपर होता है, ये अर्थ। तो इसमें री के स्थान में अण ही होता है, वो रपर होता है, तो अन्य निवृत्ति अर्थन जो उदात्त आदि दोष होती है, उदात्त अनुदात्त हट जाएंगे, अण ही होने लगेगा और वो रपर होने लगेगा। अण भी तो हो सकता है उदात्त गुण समेत। उस सूत्र के अनुसार कह रहे हैं, जैसा वो सूत्र का अर्थ प्रस्तुत किया उसमें दोष दे रहे हैं। री के स्थान में अण ही होता है और वो रपर होता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित प्राप्त हो रहे हैं, तो उनको हटा करके इसको एक बार पढ़ के देखिए। अंतरतम से बाद को अण प्रसज्यते इति भाव, उदात्त आदि में अंतरतम का बाधक अण प्रसक्त होता है। ये पहली पंक्ति महत्वपूर्ण है प्रदीप की। अन्य निवृत्त्यर्थम इति चेत जो बोले, तो इसमें प्रदीप ने ये जो संगति लगाई है ना, अंतरतम का बाधक माने स्थानांतरतम का बाधक ये अण प्राप्त होगा। स्थानांतरतम अभी क्या करते हैं, अभी जो करते हैं ना वो स्थिति अलग है, ये काल्पनिक चल रही है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही समझने में। अभी हम जो जिस तरह से सूत्र लगाते हैं वो अलग तरह से लगाते हैं। अब एक काल्पनिक का अर्थ बना करके और फिर जो है ऐसा ऐसा होने लगेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कृति में अनुदात कर देते हैं बस जा करके। अभी ये क्या कर रहे हैं, री के स्थान में, री के स्थान में तो उदात्त कर रहे हैं, तो री के स्थान में अन्य निवृत्ति के लिए यदि ये सूत्र मानते हो अणेव भवति, तो स्थानांतरतमा को हटाएगा ये। अभी तो क्या करते हैं, उदात्त करते समय री को री करते हैं और उसको उदात्त करते हैं। री के स्थान में समझ लीजिए उस री, एक जो री है ना, उदात्त रहित री को हटाकर उदात्त युक्त री ला करके बिठा देते हैं। स्वर रहित जो री है उसकी जगह स्वर सहित, उदात्त स्वर सहित री लाकर बिठा देते हैं। यहां उदात्त री बिठा देते हैं, यहां स्वरित री बिठा देते हैं, वो स्वर रहित के स्थान में स्वर सहित बिठा देते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, री के स्थान में ये सूत्र उरण रपरा अन्य निवृत्ति के लिए। अन्य निवृत्ति का मतलब कि अंतरतम को हटाएगा ये और अण करेगा, माने री के स्थान में अ करने लगेगा, कृति न बनकर कर्ती बनने लगेगा। हाँ गुरुजी, हर्स्व दीर्घ प्लुत जो है अपनी संज्ञा से जब विधान होता है वहां अच पहुंचता है, इतना ही अर्थ वहां लिए जाती। फिर ये यहाँ पर उदात अनुदात स्वरित विधान कर रहे हैं, कोई हर्स्व दीर्घ प्लुत ऐसा नहीं। तब फिर अच जो पहुंचाएंगे वो इस प्रकार पहुंचाना पड़ेगा, एक अध्याहार करके।
या फिर सूत्र का अर्थ परिवर्तन करना पड़ेगा। अचश्च अचश्च इतना कह रहा है गुरुजी, हर्स्व दीर्घ प्लुता स्वसंजया शिष्यमाणा अच एव स्थाने विदितव्य। वो तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत में हो गया, ये अब चल रहा है नित्यादिर नित्यम। तो वहाँ कोई ह्रस्व दीर्घ प्लुत नहीं, उच्च उदात्ता को साथ में ले जाना पड़ेगा ना जी, वहाँ अच फिर नहीं पहुंचेगा। ये इधर देखो, ह्रस्व दीर्घ प्लुत में पहुंच नीचे नीचे इसकी उद्योत की पंक्ति देखिए 8 नीचे, उच्चैर उदात्ता इत्यादिषु षष्ठ्यंतम अच इति अनुवर्तते इति पक्षे, इस पक्ष में नित्यादिर इत्यादौ अच इति उपस्थिते षष्ठी सद्भावाद उरण रतरा रपरा इत्यस्य उपस्थानमिति द्रष्टव्यम्। उच्चैर उदात्ता, ये 425 पृष्ठ पर उद्योत की आखिरी पंक्ति। उच्चैर यहां से लेकर के मानी अच की उपस्थिति कैसे करवा रहे हैं वो दिखा रहा है नागेश। मिला? नीचे नीचे मानी 425 पर वाम पक्ष में नीचे नीचे उच्च ही आरंभ होते हुए फिर 4 दूसरे कॉलम में। हाँ हाँ, इसको पढ़ो। उच्चैर उदात्ता इत्यादिषु षष्ठ्यंतम अचः इति अनुवर्तते इति पक्षे। हाँ, ऐसा जब पक्ष मानकर चलते हैं। अनुवर्तते का क्या अर्थ है? आसपास से अनुवर्तन है या ये अचश्च सूत्र का? अचश्च सूत्र से अनुवर्तमान है इस पक्ष में। उच्चैर उदात्ता सूत्र में अचय की अनुवृत्ति आ रही है इस पक्ष में। जब ऐसा पक्ष रखते हैं सूत्र का जी, तो नित्यादिर नित्यम इत्यादो अचय इति उपस्थित है, वहां भी अचय पहुंचेगा जी। किंतु अचश्च तो वहीं पहुंचता है गुरुजी, ह्रस्व दीर्घ प्लुत करते नहीं, वो अकेला अचय को नहीं पहुंचा रहे ना, उच्चैर उदात्ता के साथ पहुंचा रहे हैं। उच्चैर उदात्ता सूत्र को पहुंचा रहे हैं और फिर अचय को साथ ले जा रहे हैं। षष्ठी सद्भावाद उरण इत्यस्य उपस्थानम, और षष्ठी मिल गई तो उरण भी पहुंच गया। ये इन्होंने प्रतिज्ञा की ना कि जहां षष्ठी है वहां उरण रपरा पहुंच जाता है। तो हमें षष्ठी पहले मिल गई, वहां पर उच्चैर उदात्ता पहुंचा वहां तो षष्ठी को साथ लेकर पहुंचा है? और फिर ये जो है उरण रपरा पहुंच गया। तो फिर क्या दिक्कत आई? हाँ जी, दिक्कत ये आई कि मानी ये कृति ना बनकर कर्ति बनने लगेगा, कृतम ना बनकर कर्तम बनने लगेगा, प्रकृतम प्रकर्तम, ऐसे ऐसे कुछ बनने लगेंगे सारे उदाहरण। अंतरतम का बाधक अण प्रसक्त होगा, सतु उदात्तादि गुणों नवाइति सर्वथा दोषा। दोनों ही पक्ष में दोष है, यदि उसको हम उदात्तादि गुण करें या न करें। गुरुजी, ये अचह कर्तृय की ठीक ऊपर में है एक सूत्र पहले, उस अच की अनुवृत्ति मानेंगे। अचह कर्तृय की यकी थली चेटी दंत वाक्य नीचे यही नित्यादि उच्चैर उदात्ता इत्यादि सुष्ठ, पर ये तो इसमें इस पक्ष में कह रहे हैं ना जी। और ऊपर से दोनों की अनुवृत्ति चल रही है, ऐसा मान लेंगे गुरुजी? नहीं, वो दात की एक अच की, अच कर्तृय की तो सूत्र है पास नहीं, पर ये इस पक्ष में बता रहे हैं ना, उच्चैर उदात्ता सूत्र के अर्थ को ऐसा करेंगे तब ये दोष उपस्थित कर रहे हैं जी। उच्चैर उदात्ता इत्यादिषु, आगे इसकी पंक्तियों का तो साफ साफ यही अर्थ लग रहा है ना। उच्चैर उदात्ता इत्यादिषु षष्ठ्यंतम अच इति अनुवर्तते। षष्ठ्यंत माने उच्चैर उदात्ता, नीचैर उदात्ता, समाहार स्वरिता, इन सूत्रों में षष्ठ्यंती तो महाभाष्य में प्रसंग चलाएंगे कि अचय की अनुवृत्ति आ रही है या नहीं आ रही है, पर उस पक्ष में बता रहे हैं। चलो वो सिद्धांततः स्वीकृत ना हो उसको जाने दो, पर ये ऐसा देख रहे हैं, ऐसे कहेंगे। षष्ठ्यंतम अचय इति अनुवर्तते इति पक्षे आदि को षष्ठी में बदल लेंगे, फिर जब ऐसा जाएगा तो आदेर अचा उदात्त है। गुरुजी वहीं उच्चैर उदात्त में ये उदात्त प्रथमा है, इस प्रथमा को देख करके अच की अनुवृत्ति, केवल जो अच है उकालो अच, उस अच मात्र की अनुवृत्ति ला रहे हैं। ये तो षष्ठी का एक वचन है। अच्छा,
यहाँ अच होता, च हलंत लिखते जी, अच इति वर्तते, ये और फिर जय लिखते, काशी का पढ़ रहा था और फिर जय लिखते इसको जी। ये अच जिस तरह से नहीं, वो तो देखो सिद्धांत अलग होते हैं। अब जैसे यहाँ कह रहे हैं वैसे मानने में क्या दिक्कत है? हाँ, वैसे तो मान लिए, बाकी मानना बन रहा है, बाकी नहीं, सिद्धांत की बात नहीं है ये। ऐसे मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे कल्पना कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। हाँ। यथार्थता में ऐसा नहीं है, पर लेकिन ऐसा ऐसा मान करके और दिक्कत उठा रहे हैं। देखो ऐसे थोड़ी होता है कि कृति का कर्ती बन जाएगा, पर ये तो कह रहे हैं। तो और फिर जो दोष आएगा वो दिखा रहे हैं कि ऐसा सूत्र का अर्थ करेंगे तो हम ये पूछा है ना कि इन दोनों में क्या विशेष है, विशेषता दिखा रहे हैं कि ये ऐसा अर्थ करेंगे तो ये विशेष है, इसमें ऐसा अर्थ करेंगे तो ये दिक्कत है। इन दोनों को निरस्त करेंगे और एक तीसरा पक्ष स्थापित करेंगे। उरण रपर वचनम अन्य निवृत्त्यर्थम चेद उदात्तादिषु दोषा। रिवर्ण के स्थान में अण ही होता है और वह रपर होता है। हाँ। जब ये कहेंगे तो रिवर्ण के स्थान में अण को छोड़कर जो उदात्त अनुदात्त या कोई भी और अन्य आदेश होंगे वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर उदात्त करना चाह रहे हैं। अण ही होता है, री के स्थान में स्थानांतरतमा को बात कर अण ही होगा, अण ही बैठेगा जा करके जी, अन्य नहीं बैठ पाएगा। और यहाँ पर हम ऐसे देख रहे हैं कि जो स्वर सहित नहीं था रिवर्ण, हाँ। उसके स्थान में स्वर रहित था, उसके स्थान में स्वर सहित करते हैं। और नीचे देखिए सच उदात्तादि गुणा अत्र पक्षे अनंतरस्थिति न्यायेन अंतरतम परिभाषाया अनेन बाधा इति भावा। ये भी स्पष्ट कर दिया इन्होंने। और आगे एक पंक्ति लिखी, यत्र उपस्थिति तद विधेयस्य बाधा इति अभिमाना। ये ऐसा अभिमान है। अभिमान का मतलब ये जहां जहां भी लिखेंगे ना नागेश, इति अभिमाना, ऐसा ये देख रहा है, ऐसा है नहीं पर ये ऐसा देख रहा है। इति अभिमाना का मतलब होता है ऐसा इसका अभिमान है, ऐसा ये मान रहा है। जहां भी अभिमान लिखे नागेश तो उसको इतना ही दिखाना चाहता रहता है कि ऐसा ये देख रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, पर ये ऐसा देख ले तो, उल्टा देख ले तो अब क्या करें। अस्तु तरी उ स्थाने अण च अनण च अण रपरा या उ स्थाने अण स रपरा इति चेत गुण वृद्धियो। गुण वृद्धि के प्रसंग में अवर्ण की अप्रतिपत्ति पाएगी कर्ता हर्ता में। माने री के स्थान में अण, वो अण ही नहीं आ सकेगा। री के स्थान में अण लाओगे कैसे रपर करने से पहले? अभी जो देख करके आए थे तो गुण वृद्धि विधो अणेव दुर्लभा। तो कहते हैं किम ही साधिया रिवर्णस्य असवर्ण यद अवर्णम स्यात् न पुनरेंग एचौ। किम साधुतरम कारणम, क्या ये कोई अच्छा कारण है कि रिवर्ण के स्थान में जब आप बिठाते हो असवर्ण वर्ण को तो अवर्ण को तो बिठा देते हो और ए ओ को दूर कर देते हो? क्या ये अच्छा बात है? क्या ये अच्छी बात है? रिवर्ण के स्थान में असवर्ण करते समय अवर्णम स्यात् न पुनर एचौ। अब आगे ये बात चलाएंगे इसमें। असवर्ण मानी सदृश के अभाव में हम अ को तो बिठा दे, ए ओ को हटा दें। ये क्या अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। तो फिर वो कहेगा पूर्वस्मिन अपि पक्षे दोषादि आदि। ओ